हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवा अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड एज यूजुअल गाइस। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। यस गाइस, टुडे विल सी द क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। अगर मैं बात करती हूँ बायोमोलिक्यूल्स की, तो जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स मैंने तो आपको टीच नहीं किया है, एज यू ऑल्सो नो दिस, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स का अगर हम लोग क्वेश्चन बैंक भी कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने चैप्टर ही पढ़ लिया है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ना, जिस तरीके से हमारे क्वेश्चंस भी सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ऑल्सो एट द सेम टाइम कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एज यूजुअल जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के फॉर्म में PDF नोट्स मिल जाएंगे। दैट विल बी माई हैंड रिटन नोट्स, राइट। अब अगर बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है कि किसी किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट चैप्टर हो, या हो सकता है किसी किसी को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता हो, किसी किसी को ऐसा लगता होगा कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा रट्टा मारने वाला है। तो हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होता है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अगर मैं बात करूँ ना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की, तो आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसमें बायोलॉजी भी आने वाली है, इसमें केमिस्ट्री भी आने वाली है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला एक पर्टिकुलरली आपका चैप्टर बना है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने चैप्टर को, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। अगर मैं बात करती हूँ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की, तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर गाइज आपका टोटल ऑप्शन के साथ आपको पेपर में 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 4 मार्क्स में से आपको 3 मार्क्स का करना है, लेकिन 4 मार्क्स के ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर को स्किप मत करना, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स है। एक दिन बैठो, मुश्किल से मैं आपको बोलूँगी 40 मिनट्स दो, सिर्फ 40 मिनट बैठ के सारे डायग्राम प्रैक्टिस करो। 40 मिनट्स बैठ के सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो। जितने भी डायग्राम दे रखे ना, ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के, ग्लूकोपाइरानोज के, फ्रुक्टोफ्यूरानोज के, माल्टोज के, लैक्टोज के, सुक्रोज के, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बैठ के बस प्रैक्टिस कर लो। 40 मिनट्स दो, ये चैप्टर आपको पूरे 4 मार्क्स दे के जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। जिनका बायोलॉजी अच्छा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनका बायोलॉजी अच्छा नहीं है या जिनका बायोलॉजी नहीं है, वो लोग मेरे साथ में अगर पढ़ेंगे तो उनका तो एकदम क्लासिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने MCQ वाले सेक्शन को देखते हैं। देखो, ये चैप्टर में ना मुझे कुछ क्वेश्चंस तो देखने को मिल रहे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक्स में है, लेकिन क्वेश्चन बैंक्स के अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन से भी आ सकता है, वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अगर आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ के जाओगे ना, तो अगर उस पार्ट का आ गया ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं आपको जैसे दिखा दे रही हूँ पेज, मैं PDF नोट्स में दे दूंगी। ये पेज पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाए हैं, जो बिल्कुल क्वेश्चन बैंक में जैसा क्वेश्चन है ना, उसके लिए और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब और कोई टॉपिक आ सकता है क्या उसी से रिलेटेड, वो मैंने एक पेज पे मेंशन कर दिया है। तो आप जब PDF नोट डाउनलोड करोगे तो आपको फर्स्ट पेज जो है वो MCQ का मिलेगा, एंड सेकंड पेज जो है वहाँ से आपका क्वेश्चन बैंक स्टार्ट नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन। सेकंड पेज पे मैंने वो वाले क्वेश्चंस डाले हैं, वो वाली चीज़ें डाली है, वो वाली इन्फॉर्मेशन डाली है जो जहाँ से भी पेपर में आने के चांसेस है। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बट क्वेश्चन बैंक जैसे क्वेश्चंस और है, ज़्यादा नहीं है, बस मुझे लगता है 5 ही है, और मैंने आंसर डाले स्पेसिफिकली इनके। प्लीज़ इसको पढ़ लेना, छोड़ना मत। अगर ये पढ़ लिया ना, पूरे मार्क्स लेके आऊँगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए गाइस देखेंगे हम लोग MCQ सेक्शन। MCQ एज यू ऑल नो कि 1 मार्क मिल जाता है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बैंक में MCQ दे रखे ना, सारे रट्टा मार के जाने का अच्छे से, एकदम पूरा रट्टा मत मारना है तो भूल जाओगे, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो भी बता दे चलूँगी कि और कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखेंगे गाइस फर्स्ट MCQ वाले क्वेश्चन को। तो MCQ है आपके 1 मार्क का। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके फर्स्ट वाले MCQ को, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वो आपको ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज जो होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन हम लोग करवाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो वो आपको कौन सा वाला एसिड देता है। चलिए देखेंगे। मैं आपको देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस तो करवा रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ इसी से रिलेटेड, तो वो भी थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहली बात अगर मैं करती हूँ ग्लूकोज की, सबको पता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CHOH 4 टाइम्स CH2OH। यही होता है भाई आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, CHOH 4 टाइम्स CH2OH, यही होता है मेरे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब क्या है ना, इसमें आपको वो बोल रहा है कि HNO3 डालो। HNO3 आप सबको पता है कि ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। देखो मैं आपको ये बोलूँगी कि इस चैप्टर के पूरा पीडीएफ पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लोगे एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस चैप्टर, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन गाइस। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं। एक ही चीज़ अगर क्वेश्चन बैंक में पढ़ लिया तो नहीं चलेगा, उसके जैसा और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको सब इस क्लास में बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ना, एक बात आपको याद रखना है, इस एमसीक्यू में आपको पूछ रखा है कि जब भी हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं ना, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ रखा है, लेकिन मैं आपको एक और रिएक्शन बता दे रही हूँ जो पेपर में अभी क्वेश्चन बैंक में नहीं आई है, बट पेपर में आने का 101% चांस है। वो है आपका ब्रोमीन वाटर। वो क्या है? ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर जो रहेगा ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूँगी इसकी तो ये स्ट्रॉन्ग गेस्ट है, स्ट्रॉन्ग गेस्ट है ये। और ये कैसा है? ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप सबको ये भी बात अच्छे से पता है कि ये वाला ग्रुप क्या है? अल्डेहाइड ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो देखो खुद ही सोचना, ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतना खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है। क्या करेगा वो? इस अल्डेहाइड ग्रुप को भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और साइड बाय साइड ये CHOH को एज इट इज़ रखेगा, और इस वाले CH2OH को भी COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। डाइल्यूट HNO3 डालो, मतलब ये नाइट्रिक एसिड डालो, ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर वाले को भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा और नीचे वाले को भी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर मैं बात करती हूँ ब्रोमीन वाटर की, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग गैस नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये CHO ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। फिर उसके बाद में आएगा CHOH 4 टाइम्स, और लास्ट में क्या आएगा? CH2OH। अब आधे लोग बोलेंगे क्यों मैम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक ही क्वेश्चन था, इसी को बता दिया होता था, दूसरे क्वेश्चन को क्यों पढ़ा के टाइम वेस्ट कर रहे हो? बट याद रखना है, क्वेश्चन बैंक में ये आया है ना, पेपर में क्या पता ये आए, मुझे लगता है ये आएगा, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा आज के लेक्चर से। समझ रहे हो? ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग गैस्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग गैस्ट। इसको भी COH में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी COH में कन्वर्ट कर देगा, दोनों को दोनों उसने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम क्या रहता है पता है? इसका नाम रहता है आपका सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, ठीक है, याद रखने का, सैकरिक एसिड। अब अगर मैं बात करती हूँ ब्रोमीन वाटर की, बेचारा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग गैस्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही CHO ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करेगा, नीचे वाले को कन्वर्ट नहीं करेगा। एज इट इज लिख दिया है मैंने, सिर्फ ऊपर वाले को कन्वर्ट करा है। इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम रहता है? ग्लूकोनिक एसिड। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक MCQ में ऊपर वाला दिया ना, दैट डजंट मीन कि नीचे वाला मत करना, नीचे वाला भी कर लो। अब आधे लोग सोचेंगे मैं अभी क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि मुझे रिएक्शंस को लिंक करवाते चलना है। अगर मैं थोड़ी देर के बाद इसको समझाऊंगी ना तो समझ में नहीं आएगा, बट अगर कोरिलेशन करके समझाऊंगी ना रिलेटिव फॉर्म में, तो इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू टू गेन दिस, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट इसका, याद रखना, याद आने के चांसेस है ये MCQ। HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों को कर देगा। ब्रोमीन वाटर सिर्फ एक को ही करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग गैस नहीं। चलो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको ऐसे और 2 क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो यहाँ से आने के चांसेस है इस चैप्टर से, इसलिए थोड़ा सा और ध्यान देना, ठीक है। चलिए देखेंगे। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोस इज फॉर्म बिटवीन। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को स्टडी कर रहे हैं। आपको फर्स्ट वाले का आंसर समझ गया ना? फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? ए वाला, सैकरिक एसिड, क्योंकि पेपर में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पूछ रखा है। अब अपन सेकंड वाला डिस्कस कर रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो आपको बोल रहा है कि जो भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वो आपको बोल रहा है माल्टोस के अंदर में। तो सबको पता होना चाहिए, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, लिख देती हूँ यहाँ पे, रट्टाफिकेशन। इसको रट्टाफिकेशन ही करने का है, ठीक है। और रट्टाफिकेशन क्यों करे? क्योंकि 1 मार्क मिल के जाएगा। अगर 1 मार्क मिलता है तो रट्टाफिकेशन करना भी चाहिए। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है माल्टोस में, ये होता है C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज।
मतलब माल्टोस में ये लिंकेज कहाँ पे फॉर्म होती है, C1 कार्बन मतलब कार्बन नंबर 1 अल्फा डी ग्लूकोज का और कार्बन नंबर 4 फिर से अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में ये वाली लिंकेज फॉर्म होती है, जिसका क्या होता है, माल्टोस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड एमसीक्यू का आपका आंसर कौन सा है, बी वाला, लेकिन ज़रूरी नहीं है यही पूछा। तो मैंने क्या किया ना, और दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है क्वेश्चन पूछने की। ये तो एक क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, बट ऐसे और दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, वो मैंने आपके लिए निकाले हैं। मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अगर आ गया तो फिर आपका ये नहीं होना चाहिए वेस्ट। तो वो मैं आपको देने वाली हूँ PDF के फॉर्म में, उसको भी ज़रा एक बार देख लो, बता देती हूँ। ठीक है, ये आंसर सबको समझ गया। तो सेकेंड MCQ का आपका आंसर कौन सा है, बी वाला। ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड में आपको एक और चीज़ के लिए बता रही हूँ, सुक्रोज के लिए। अगर सुक्रोज के लिए आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछ लिया जाए, सुक्रोज के लिए अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछ लिया जाए ना, बुक खोलने की भी जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लिया तो पूरा यहाँ से। तो ये वाला रहता है C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1 कार्बन जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, एंड C2 कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। याद रखने का इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक और बात क्या याद रखना है, यहाँ पे काम की चीज़ जो है वो ये है कि आप सबको पता है कि सुक्रोज है। अब मुझे कैसे याद रहेगा इतना सारा, आधे लोग बोलेंगे मैम इतना सारा लोड है, मुझे कैसे याद रहेगा इतना सारा। बस इतना याद रखो, ये सुक्रोज है। सुक्रोज हमेशा दो चीज़ों से बनता है, बचपन से पढ़ते हैं। कौन सी दो चीज़ें होती है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज। बस यार वही तो है, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से क्या बनता है, सुक्रोज। लेकिन ये है अल्फा डी, ये है बीटा डी। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है। इतना तो रट्टा मारना पड़ेगा यार, जब अपन को कोई चीज़ मार्क्स देती है तो रट्टा मारना भी अपना काम बनता है। एक और चीज़ ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वो है लैक्टोज का, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। लैक्टोज में भी आपको पूछा गया अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बताओ, तो देखो कैसे बताएंगे हम लोग। लैक्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप बताएंगे C1 कार्बन ऑफ अल्फा, C1 कार्बन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 कार्बन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इतना रट्टा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार देख लो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बैंक में ये वाला क्वेश्चन आए, ये दोनों क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये दोनों में से भी बोर्ड में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, सुनो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछ रखा है माल्टोस में, क्या बताएंगे, C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज विथ C4 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अगर सुक्रोज आ गया, सुक्रोज में बचपन से पढ़ते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, सबको पता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज लिख दिया। बट C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। याद से स्क्रीनशॉट लेना इस पार्ट का। और मैंने ये मैं आपको PDF में ऐड कर देने वाली हूँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जो इस चैप्टर से बन रहे हैं, जो आने के चांसेस है। अब आगे मैं बात करती हूँ लैक्टोज की। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये लैक्टोज में गैलेक्टोज मुझे कैसे याद रहेगा, तो सुनो ना, लैक्टोज, क्या बोला मैंने, लैक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज, तो खुद ही आ रहा है लैक्टोज। लैक्टोज काय में आ रहा है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में जी भी दिख रहा है, मतलब ये क्या आएगा, ग्लूकोज। याद रहेगा, लैक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में जी आया, मतलब ये क्या रहेगा, ग्लूकोज। लेकिन कैसे याद रखोगे, C1 कार्बन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 कार्बन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। लैक्टोज क्या रहेगा, गैलेक्टोज, ओस ओस, समझ में आ रहा है, एंड G फॉर ग्लूकोज। रट्टा मार लिया, मस्त हो जाएगा, यू विल रॉक। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब हम लोग मूव करेंगे अपने थर्ड MCQ की तरफ। समझ में आया ना, क्वेश्चन बैंक का यही है, ये दोनों एक्स्ट्रा पार्ट है। थर्ड MCQ को देखेंगे, द ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, अभी तो ग्लाइसिन पूछ रखा है, लेकिन क्या पता एलानिन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, वैलिन पूछ लिया जाए, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, लो स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब हम लोग देख रहे हैं आपके थर्ड वाले MCQ को, वो बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। आधे लोगों को तो वही पता नहीं होता है ऑप्टिकली एक्टिव क्या है और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब जिसमें C* और कायरल कार्बन एटम जो होता है, कायरल कार्बन एटम वो एब्सेंट होता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होता है,
ऑप्टिकली एक्टिव मतलब होता है जिसमें C स्टार मतलब ही जो भी आपका कायरल कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम, वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन एटम क्या होता है। सपोज मैंने एक कोई भी कार्बन एटम लिया है, लेटेस्ट से ये वाला कार्बन लिया है, ठीक है। अगर ये कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है, X, Y, Z, W, तो ऐसे कार्बन को अपन लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, क्या वो एक्टिव है क्या, नहीं, वो कैसा है, इनएक्टिव है। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाए, इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है, इसका मतलब कायरल कार्बन एटम भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। कैसे याद रखोगे, नाम ही है इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है, कायरल कार्बन एटम भी नहीं है। और कायरल कार्बन एटम मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होता है। ऑप्टिकली एक्टिव, वो खुद बोल रहा है भाई मेरे नाम में ही आ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, मैं एक्टिव हूँ, मतलब ही मेरे अंदर में कायरल कार्बन एटम कैसा है, प्रेजेंट है। ठीक है, लो पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ेंगे आगे, क्योंकि कैसा डायरेक्टली एमसीक्यू डिस्कस कराना तो हो सकता है, लेकिन फिर समझ में कुछ नहीं आएगा, वो बात भी उतनी सही है। अब जरा देखना, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। ये भी मैंने आपको एमसीक्यू के नेक्स्ट वाले पेज में ऐड किया है, ये वाला पार्ट भी ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे है NH2, यहाँ पे है COOH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है R। अब आधे लोग बोलेंगे मैम अमाइनो एसिड तो इतने सारे 20-20, 30-30 अमाइनो एसिड है, तो हम क्या इतने सारे अमाइनो एसिड याद करेंगे। नहीं रे बाबा, इतने सारे अमाइनो एसिड याद नहीं करने का, मैं कुछ नाम लिख के दे रही हूँ, बस उतने याद करने का, वो भी मैं तुमको बता दूंगी कैसे क्या करने का है। एक तुम लोग याद रखोगे ग्लाइसिन को, एलानिन को और वैलिन को। अगर आप लोगों ने ये 3 अमाइनो एसिड भी याद कर लिए ना, तो बस योर वर्क विल बी डन गाइस। बस इस 3 को याद करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब देखो क्या करने का है। सारे के सारे अमाइनो एसिड का डायग्राम यही रहेगा, सारे के सारे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये जो R है ना, बस हर बार ये R चेंज होते जाएगा। R का मतलब होता है अल्किल ग्रुप, बस यही चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब ज़रा सुनना, अगर आपके R का वैल्यू H आ जाता है, H आ जाता है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। अगर आपके R का वैल्यू आ जाता है CH3 तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एलानिन। अगर आपके R के जगह पे आ जाता है CH3 टाइम्स, ठीक है, तो ऐसे केस में अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, अपन लोग इसको बोलेंगे ल्यूसिन, सॉरी वैलिन। बस अब क्या याद रखना है, देखो ज़रा ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये अमाइनो एसिड का डायग्राम हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर इस R के जगह पे H आ गया तो इसका नाम क्या रहेगा, ग्लाइसिन। अगर इस R के जगह पे CH3 रहा तो इसका नाम क्या रहेगा, एलानिन। अगर इस R के जगह पे CH3 आ गया तो इसका नाम क्या रहेगा, वैलिन। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोगों को ये वाली चीज़ तो समझ गई, इसका पार्ट भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको डायग्राम निकालना डिफिकल्ट लग रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये R के वैल्यूज़ पता चल जाए कि R का अगर H है तो ग्लाइसिन है, CH3 है तो एलानिन है, और ये वाला है तो वैलिन है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या करने का है, मुझे ढूंढने का है ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर सपोज H लगा दिया, मैंने इस R के जगह पे किसको लगाया है, H को लगाया है, मतलब ये वाली चीज़ क्या है, अब ये वाली चीज़ मेरी ग्लाइसिन बन गई है, क्योंकि मैंने R के जगह पे, अल्किल ग्रुप के जगह पे H को लगाया। अब ये ग्लाइसिन बन गया, ठीक है, बन गया ग्लाइसिन। अब देखो क्या होगा, आप लोग मुझे खुद ही बताओ। अगर मैं बात करती हूँ इस कार्बन की, तो ये कार्बन एक COH से ग्रुप से अटैच है, एक NH2 से है, एक H से है, बट ये भी तो H ही है ना, मतलब ये दोनों के दोनों ग्रुप कैसे है, सेम है। अगर दोनों के दोनों ग्रुप ये सेम आ गए तो क्या ये कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैसे है, सेम। मतलब क्या ये कार्बन कायरल है, नहीं, ये कार्बन कायरल भी नहीं है। अगर कोई भी कार्बन कायरल नहीं रहेगा, नहीं मतलब ही वो कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंसेप्ट भी समझाना ज़रूरी है, डायरेक्ट बता दी तो कुछ भी दिमाग के पूरा ऐसा आएगा और डायरेक्ट ऐसे जाएगा, अंदर कुछ भी जाएगा ही नहीं। कंसेप्ट भी बताना ज़रूरी होता है, समझ गया। NH2 COH H, नीचे में R रहता है, R के हिसाब से अलग अलग अमाइनो एसिड के नाम आते हैं। अगर H आया तो ग्लाइसिन, CH3 आया तो एलानिन, और CH3 आ गया मतलब आइसोप्रोपिल वाला ग्रुप आया तो वैलिन। अभी बताया था थोड़े पहले, मैंने यहाँ पे H लगाया तो ये ग्लाइसिन बन गया,
फिर मैंने यहाँ पे ये देखा कि दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, और कभी भी अगर कायरन कार्बन नहीं है तो वो ऑप्टिकली भी कैसा रहेगा, बेचारा इनएक्टिव। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे गाइज हम लोग अब नेक्स्ट वाले कंपोनेंट को, फोर्थ वाले कंपाउंड को, फोर्थ वाले एमसीक्यू को देख रहे हैं। फोर्थ वाले एमसीक्यू के लिए एक और अल्टरनेटिव पेपर में पूछा जा सकता है, वो भी मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ। ये सब मैंने दे दिया है, एक पेज ऐसा फ्रेम किया है जिस पे वो सारे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी बनाए हैं, उनका आंसर भी दिया है जहाँ से आने के चांसेस हो सकते हैं। देखते हैं। चलिए तो फोर्थ एमसीक्यू को हम लोग देख रहे हैं। फोर्थ एमसीक्यू गाइज आपका ये बोल रहा है शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट इन आरएनए इज, वो आपको ये बोल रहा है कि जो भी शुगर कंपोनेंट होता है, शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए वो क्या रहता है। तो आपको बस याद रखना है कि आरएनए में शुगर कंपोनेंट कौन सा होता है। आरएनए में आपका शुगर कंपोनेंट होता है डी राइबोस। क्या होता है, डी राइबोस आपका शुगर कंपोनेंट होता है इन द आरएनए। ये तो क्वेश्चन बैंक में पूछ रखा है, मतलब आपके फोर्थ एमसीक्यू का आंसर क्या है, बी वाला। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये डीएनए के लिए भी पूछा जा सकता है, तो डीएनए के लिए भी हमको नाम पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ 2-डीऑक्सी डी राइबोस। अब आधे लोग बोलेंगे मैम इतना सारा कौन याद रखेगा, बट सुनो ना, जब अपन को मार्क्स भी चाहिए तो रट्टा भी तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर मार्क्स चाहिए तो रट्टा मानना पड़ेगा, लेकिन हाँ सुनो ना, एक महीना रट्टा मारो, एक महीने के बाद भूल जाना। इतना तो काम कर ही सकते हैं यार, अगर ऐसा है। और कुछ लोग बोलेंगे मैम क्वेश्चन बैंक पढ़ूंगा तो क्या सारे क्वेश्चन करते आ जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन इसलिए आएंगे क्योंकि मैं आपको वो सारे अलग अलग टाइप के और भी पॉसिबिलिटीज बताते जा रही हूँ जहाँ से पेपर में आ सकता है। मतलब इसके अलावा और कुछ पूछने का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, वो आपके साथ चालाकी करने की कोशिश करेगा, क्वेश्चन बैंक में ये डालेगा और इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस बोर्ड में पूछेगा, लेकिन आप लोग बेचारे सारे के सारे क्वेश्चन बैंक ही करके जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग फंसेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको अल्टरनेटिव वाले भी बताते जा रही हूँ जहाँ से आ सकता है। अब वो कहाँ से भी पूछ ले, यू विल डू। ठीक है, तो शुगर कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का आरएनए में क्या रहता है, डी राइबोस। तो आंसर कौन सा है फोर्थ एमसीक्यू का, बी वाला। बट अगर डीएनए पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन बैंक में तो नहीं आया है, बट बोर्ड में अगर डीएनए आ गया तो आप लोग क्या लिखेंगे, 2-डीऑक्सी डी राइबोस। डन गाइस। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस फिफ्थ वाले एमसीक्यू को। फिफ्थ वाले एमसीक्यू में वो आपको बोल रहा है द केमिकल नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन इज। देखो जरा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जरा ध्यान देना। ये है आपका सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसको अपन लोग ढंग से लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो भी होगा अलाना फलाना उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गाइस, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ये एक अल्किल ग्रुप से अटैच है, जो भी होगा ये, यहाँ पे दूसरा अल्किल ग्रुप है। ये जो नाइट्रोजन है ये टोटल 2 अल्किल टाइप ग्रुप से अटैच है, और जब भी नाइट्रोजन 2 अल्किल टाइप ग्रुप से अटैच रहता है तो उसका नाम क्या रहता है, सेकेंडरी। अगर NH2 रहता था, मतलब अगर NH रहता था ओनली, तो अपन सेकेंडरी अमीन लिखते थे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, सेकेंडरी अमाइड। समझा या नहीं, ये अमाइड का स्ट्रक्चर है पेप्टाइड बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे क्या है, एक अल्किल ग्रुप यहाँ पे है, एक अल्किल ग्रुप यहाँ पे आने वाला है, मतलब वो 2 अलग अलग चीज़ों से अटैच है, 2, इसलिए नाम भी क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, अमाइड। ठीक है, तो गाइस आपके फिफ्थ एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, बी वाला। ठीक है, चलो देखेंगे हम लोग गाइस सिक्स्थ वाले एमसीक्यू को। सिक्स्थ वाले एमसीक्यू में आपको बोल रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या होता है ना, आप सबको पता है कि डीएनए में बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, ये सब बायोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी सपोज आपके बॉडी के लिए जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही तो होती है ना सारी की सारी, वो सारी की सारी जो होती है स्टोर, वो काय में होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आपकी पूरी की पूरी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। आप सब ने ये बायोलॉजी में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप सो। चलिए गाइस, तो फिर सिक्स्थ एमसीक्यू का आपका आंसर है ए वाला। अब हम लोग देखेंगे मूविंग ऑन टू द सेवेंथ एमसीक्यू। इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। देखो,
प्रोटीन के या डीएनए के टोटल 4 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, इन द सेम फैशन आपको ये भी याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, चाहे प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाए, मतलब चाहे प्रोटीन का शेप चेंज हो जाए, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। खुद ही सोचो, अगर वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया डीनेचुरेशन होने के बाद, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी पूरी चेंज हो जाएंगी, पूरा का पूरा पर्सन ही अलग हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसके अंदर में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो 7th MCQ का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। गॉट द पॉइंट गाइस? सो हियर वी कंप्लीट आवर MCQ सेक्शन। आई होप आपको MCQ सारे के सारे समझ में आए हैं, लेकिन इतने MCQ करना इज़ नॉट इनफ गाइस, राइट। मैंने आपको बताया है कि ऐसे कुछ पर्टिकुलरली थिंग्स हैं जो पेपर में पूछी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ऊपर में और 2 चीज़ें बताई। मैंने आपको अमाइनो एसिड के फॉर्म बताए 3 अलग अलग, कायरल और कायरल कार्बन एटम के बारे में बताया, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में बताया। शुगर कंपोनेंट RNA का पूछा गया है, DNA का नहीं पूछा था। मैंने आपको DNA का भी बता दिया, वहाँ से भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको MCQ के बाद में PDF में ये एक और पेज दूंगी, इसको पढ़ लेना प्लीज़, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ योर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, करना पड़ेगा इसको। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वन मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है, राइट द नेम ऑफ पॉलीसैकेराइड यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। वो आपको ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉलीसैकेराइड होता है जिसको आप लोग कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए यूज करते हो। ये क्वेश्चन का आंसर है स्टार्च। सिर्फ इतना दिमाग में फिट कर लो, मैं आपको 100 मिलियन टाइम्स लिख के देती हूँ ये वाली चीज, कि कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज से एक क्वेश्चन पेपर में 1000% आने के चांसेस है। कमर्शियल मेथड या कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज आ गया, जब भी कमर्शियल दिखेगा दिमाग में आपके स्टार्च ही आना चाहिए, क्योंकि स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का जो मेथड है वो कमर्शियल मेथड है। मतलब वो मेथड को हम लोग वाइडली यूज करते हैं, हर जगह पे ग्लूकोज बनाने के लिए स्टार्च का ही हम लोग यूज करते हैं। तो कहीं पे भी पेपर में अगर आपको कमर्शियल मेथड दिख जाए, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च ही आना चाहिए, स्टार्च से ही बनाने का। इस क्वेश्चन से अभी तो क्वेश्चन बैंक की स्टार्टिंग है, क्वेश्चन बैंक के अंदर में ऐसे 5 बार पूछा गया है, बताओ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, बताओ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। एक जगह पे आया कि बताओ ग्लूकोज कमर्शियली प्रिपेयर कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके से पूछ रहा है वो। उसने MCQ में भी यही चीज़ को पूछा, 3-3, 4-4 बार बस यही क्वेश्चन को पूछ रखा है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, पूरे मार्क देके जाएगा, कुछ भी नहीं करने का है। देखना जरा यहाँ पे, तो याद रखना है कमर्शियल मेथड कौन सी है, स्टार्च। स्टार्च से हम लोग ग्लूकोज को बनाते हैं। डन। चलो नेक्स्ट आपको बोल रखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। वो आपको ये बोल रहा है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। चलो देखना जरा इधर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अगर मैं बात करूँ ना, हर किसी को लगता है अरे यार ये मुझे कैसे याद रहेगा, इतना खतरनाक वाला स्ट्रक्चर है, इसमें मुझे कैसे याद रहेगा कि H ऊपर है या H नीचे है, OH ऊपर है या OH नीचे, CH2 कहाँ पे जाएगा, बड़ा दिमाग घूम जाता है स्ट्रक्चर देख के। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा एक ट्रिक बता रही हूँ ना, वो ट्रिक अगर पता चल गया ना तो ऐसे क्या 100 स्ट्रक्चर भी आ गए तो आप लोग यू ड्रॉ कर लोगे। समझो, समझना इस ट्रिक को। अगर वो ट्रिक नहीं समझे, तुम लोग सोच रहे होंगे PDF पढ़ लेंगे तो काम जम जाएगा, बट PDF पढ़ो उसको, फिर मैं बताती हूँ, याद ही नहीं आएगा, वो डायग्राम से याद नहीं आएंगे। पढ़ लो ना, 10 बार भी पढ़ेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक के बिना अगर पढ़ने गए तो जस्ट ज़रा देखना यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ सपोज ग्लूकोज की, सबको पता होता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखना जरा ध्यान से देखना एकदम, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, ये कुछ इस तरीके से रहता है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का नहीं है। जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी ना, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर वो रहेगा, ठीक है। फिर आधे लोग बोलेंगे मैम
जब वो बाजू वाला स्ट्रक्चर हमारे काम का ही नहीं है तो आप हमको ये वाला स्ट्रक्चर क्यों बता रहे हो, यही बताओ ना सीधा सीधा, क्योंकि पेपर में तो यही पूछा गया है। लेकिन सुनो ना, अगर ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली बता दिया तो क्या आपको सच में ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आएगा भी क्या? नहीं आएगा। इसलिए पहले ये स्ट्रक्चर बताना ज़रूरी है। ये समझ गया तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो। चलो देखना यहाँ पे ज़रा, यहाँ पे क्या करने का, कुछ भी नहीं करने का, नीचे में लगाने का CH2OH। क्या लगाने का नीचे में? CH2OH। अब देखो ज़रा, H, ध्यान से देखना, HOH, ठीक है, HOH, फिर चेंज कर देने का OH, H, फिर से HOH, HOH। मतलब करने का क्या है, ज़रा ध्यान देना, कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पे समझ जाओ H है, यहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड, सपोज मान के चलो यहाँ पे OH है, फिर से क्या हुआ, HOH, बीच में जो आएगा ना उसको चेंज कर देने का, OHH, फिर से HOH, HOH। देखना ज़रा इधर, HOH, HOH, फिर चेंज कर देने का OHH, फिर से सेम HOH, HOH, फिर से देखो इधर, HOH, HOH, फिर चेंज कर देने का OHH, HOH, HOH, H, यहाँ पे समझ जाओ OH है, HOH, बीच में चेंज किया OHH, फिर से HOH, 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 चेंज करने का बीच में OHH, ऊपर में HOH, HOH, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे ये स्ट्रक्चर तो कुछ भी काम का नहीं, फिर इसको क्यों बता रहे? ज़रा सुनो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया ना, ये वाला जो नंबर है ये 1 होता है। दिस इज योर फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज योर 5th नंबर कार्बन, ठीक है। और ये है आपके 6th नंबर का। इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज। अब आधे लोग बोलेंगे ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये तो ग्लूकोपायरानोस है, ये क्या चक्कर क्या चल रहा है? याद रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज मतलब ही अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस होता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस कंपाउंड को साइक्लिक मैनर में यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या नाम लिखा है, ग्लूकोपायरानोस। मतलब है वो चीज़ ग्लूकोज ही, बट वो आपको ग्लूकोज नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अगर उसने आपको ग्लूकोज पूछा ना तो सारे के सारे फटाफट स्ट्रक्चर निकाल देंगे, इसलिए उसने आपको ग्लूकोपायरानोस बोला। क्योंकि आधे लोगों की वैसे ही ये लग जाती है देख के कि ग्लूकोपायरानोस क्या चीज़ है। तो याद रखना है, ग्लूकोज ही ग्लूकोपायरानोस है, लेकिन ग्लूकोज को साइक्लिक मैनर में ड्रॉ किया है, इसलिए वो क्या बन गया, ग्लूकोपायरानोस बन गया। अब देखो क्या करने का, जो भी लेफ्ट हैंड चीज़ वाली है ना, जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा ऊपर में लिखने का, ठीक है। जो भी राइट हैंड साइड में आएंगे, राइट हैंड साइड को हमेशा नीचे में लिखने का। अब आधे लोग बोलेंगे मैम कितना टाइम वेस्ट हो रहा है एक ही क्वेश्चन पे, बट सुनो ना, अगर आपको ये वाली ट्रिक समझ में आ गई ना तो ऐसे आने वाले 10-15 क्वेश्चन भी आपको लगा लूँगे, सब में यही ट्रिक लगता है, सब में। और हमेशा याद रखना है ये वाला CH2OH ऊपर जाता है। ये थी मेरी ट्रिक, दिस इज अंकिता's ट्रिक। ये ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है, तो ये ट्रिक आपको शायद पता नहीं कोई बताएगा या नहीं, बट ये ट्रिक तो मैंने डिज़ाइन की है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ हमेशा ऊपर में ही लाने की है, कसम खाओ सारे के सारे। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ हम लोग हमेशा ऊपर में ही लिखेंगे, सेकंड कसम। राइट हैंड साइड वाली चीज़ हम लोग हमेशा नीचे में ही लिखेंगे, थर्ड कसम। CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर में ही लिखने का। बस ये 3 कसम 1 महीने तक याद रखो, फिर भूल जाने का। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा ऊपर में ही लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला हमेशा नीचे में ही लिखेंगे, और CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर में लिखेंगे, नीचे वाला, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या करने का है। ये टोटल कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया रे, 6 मेंबर की रिंग को ड्रॉ कर लिया 6 मेंबर की रिंग को ड्रॉ कर लिया ना। अब डंडी लगा देने का, हर किसी को डंडी लगा दो। लगा दिया डंडी, लगा दिया भाई। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करने की, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहली कंडीशन, ये ऑक्सीजन को हमेशा इसी साइड में लिखना पड़ेगा, इस साइड में नहीं लिख सकते, इधर में ही लिखना है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के हिसाब से चलना है, केमिस्ट्री आपके हिसाब से नहीं चलने वाली, ठीक है। 1 नंबरिंग यहीं से देख के स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, डन। सबको डंडी लगा देने का काम खत्म। अब देखना ज़रा, अब कितना मज़ा आएगा, ज़रा देखो। फर्स्ट नंबर को देखो, H क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा कहाँ पे जाता है, ऊपर। राइट हैंड साइड में क्या है, OH। नीचे आ जाओ सेकंड कार्बन पर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, H। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा ऊपर, राइट हैंड साइड वाला नीचे, ठीक है। थर्ड कार्बन पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड वाला है OH। लेफ्ट हैंड साइड वाला कसम याद रखने का ऊपर, राइट हैंड साइड वाला नीचे। फोर्थ पे आ जाओ,
लेफ्ट हैंड साइड में है H, राइट में क्या है OH। फिफ्थ में आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में है H और राइट हैंड साइड में है CH2H। अब दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा फिफ्थ कार्बन पे कि मैम एक तरफ है H, एक तरफ है CH2H। अब भाई कैसे बताऊँ, राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। तो याद रखना है लास्ट वाले CH2OH में तीसरी कसम क्या खाई थी कि लास्ट वाला CH2OH हमेशा ऊपर लिखे, चाहे सूरज ईस्ट से निकले या वेस्ट से निकले, चाहे नदी फ्लो हो या नहीं हो, लेकिन आपने कसम खाई है कि आप लास्ट वाला CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर ही लिखेंगे, तो ये वाला H नीचे आएगा। डन। फिर से सुनो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और बहुत सारे आने वाले हैं। ये ट्रिक एक बार समझ गए ना, वो क्वेश्चन और आराम से लगा लेंगे। क्या करने का, पहली कसम लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप हमेशा ऊपर में ही लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाले ग्रुप हमेशा नीचे में ही लिखेंगे। तीसरी कसम CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर में ही लिखेंगे लास्ट वाला, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा यहीं पे आना चाहिए, नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे। डन गाइस। बुक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको ये नहीं ड्रॉ करना है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बट ये स्ट्रक्चर उन्हीं को आएगा जिनको ये आएगा, तो साइड में अपने लिए ऐसा स्ट्रक्चर निकाल लेना, फिर इसको देख के निकाल लेने का, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। देखो यार टाइम तो लगेगा, और अगर मैं ऐसा आपको बोल दूंगी रट्टा मार लेना एक अल्फा डी ग्लूकोपायरन उसका स्ट्रक्चर, चलो आगे बढ़ते, तो आप लोग सोचेंगे रट्टा तो मारेंगे बट कितना रट्टा मारेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देंगे। इसलिए मैं साइड बाय साइड अपना 1.5 घंटे की जगह 2 घंटा लगेगा ना, बट सारे ट्रिक्स के साथ में पढ़ने में अलग ही मज़ा होता है। अब आप लोग जब इसको ड्रॉ करोगे ना एकदम मज़ा आएगा, क्योंकि रट्टा कुछ भी मानना नहीं पड़ेगा। कैसे करोगे, HOH HOH OHH HOH HOH, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लास्ट वाला CH2OH ऊपर, ऑक्सीजन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग इस साइड से देंगे, ठीक है। चलेंगे देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस। लिया इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने नोट्स में नहीं दे रखा है, यही वाला दिया है, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ। चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन गाइस, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन ऑफ एलानिन। इसी क्वेश्चन को जब अगर आप लोग सारे के सारे सुन रहे हो तो इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखो कि ज्विटर आयन को डाईपोलर आयन भी बोला जाता है। अभी आपको क्वेश्चन बैंक में स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन ऑफ एलानिन आया है, बोर्ड में आपको ऐसा भी पूछ सकता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डाईपोलर आयन ऑफ एलानिन, तो हमें आना चाहिए स्ट्रक्चर आएगा, बट ये नहीं पता कि ईना का नाम मीना भी है, मीना का नाम डिगा भी है, तो आप वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। हमें उन सबके सारे नाम पता होने चाहिए, तभी जाके तो अपन आंसर लगा पाएंगे ना, ठीक है। चलो देखेंगे। चलिए गाइस अब हम लोग देखेंगे अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को। वो बोल रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन ऑफ एलानिन। ज्विटर आयन ऑफ एलानिन उसने पूछा है, एलानिन, ठीक है। सबसे पहली बात तो ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है ना, तो देखो क्या करने का, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, NH2 COOH H और यहाँ पे R होता है, सबको याद है यही वाला। अब आधे लोग सोचेंगे कि ये इतने सारे स्ट्रक्चर मैं कैसे याद रखूँगा, तो देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था, ग्लाइसिन, एलानिन और वैलिन का स्ट्रक्चर बताया था ना। अगर R के जगह पे H आएगा तो ग्लाइसिन, अगर R के जगह पे CH3 आया तो क्या आएगा, एलानिन। अगर यहाँ पे R के जगह पे H रहता था तो ग्लाइसिन, CH3 आया तो एलानिन, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो मुझे ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर पूछा है ना, एलानिन का स्ट्रक्चर थोड़ी पूछा है। तो देखो क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चले जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन गया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। मतलब हुआ क्या है गाइस, सुनो, R के जगह पे CH3 ग्रुप आया तो उसको अपन ने क्या बोला, एलानिन बोला। सेकेंड वर्क अपन ने क्या किया, इस H को यहाँ से यहाँ भेज दिया। अब आधे लोग बोलेंगे ये इतना सारा क्या कर रहे हो काम, क्यों करने का ऐसा, बट सुनो ना, इसका नाम ही है ज्विटर आयन। अभी बताया था कि ज्विटर आयन को ही क्या बोला जाता है, डाईपोलर आयन। डाईपोलर आयन मतलब ये क्या होता है, जिसको 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएंगे, नहीं ना, ये हाइड्रोजन को जब इधर से इधर भेजेंगे ना तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 चार्जेस आए, 2 पोल्स आए, नाम क्या रहेगा, डाईपोलर आयन और ज्विटर आयन। अगर एलानिन का स्ट्रक्चर निकाल गया है ना, वो 0 मार्क देगा, क्योंकि उसने आपको एलानिन का स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, उसने आपको एलानिन का डाईपोलर वाला स्ट्रक्चर, मतलब ये ज्विटर आयन वाला स्ट्रक्चर पूछा है। तो आयंस देने के एक हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ पे भेज देने का। लो स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे, आपको वो बोल रहा है
राइट द नेम ऑफ द यूनिट, फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, टू विच ग्लूकोज इज लिंक टू फॉर्म सुक्रोज। पता होना चाहिए यार कि ग्लूकोज के अंदर में क्या डालते तब सुक्रोज बनता है, फ्रुक्टोज डालते। थोड़ी देर पहले ही बताया था वो भी क्वेश्चन, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था माल्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज के लिए। ग्लूकोज के अंदर फ्रुक्टोज डालेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। ठीक है, फ्रुक्टोज आंसर है इसका। फिफ्थ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो उसको, राइट द नेम ऑफ द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट फाउंड इन आरएनए। ये क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वो भी क्वेश्चन मैंने उस एक्स्ट्रा वाले पार्ट में डाला है। ये क्वेश्चन बैंक में आया है, बट क्या भरोसा कि क्वेश्चन बैंक में ये वाला आया है तो बोर्ड में भी यही वाला है। अगर उसको आप लोगों के साथ में गेम खेलने का है ना एग्जामिनर को, तो वो ये वाले क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, आप उसका आंसर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है ना तो आप लोग उसको जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक और बताने वाली हूँ इसके जैसा क्वेश्चन जो आने के चांसेस है। देखते हैं गाइस इसको हम लोग। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, जरा देखना है यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ फिफ्थ वाले क्वेश्चन की, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में यह आपको बोला गया है नेम ऑफ बेस। आपको उसने बेस का नाम पूछा है, एक ऐसा बेस, पिज्जा बेस नहीं है, ये दूसरा बेस है। नेम द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट फाउंड इन आरएनए। मतलब एक ऐसा बेस जो डीएनए में प्रेजेंट है, पिज्जा बेस नहीं, सेकंड बेस है, ये दूसरा बेस है। ठीक है, जो डीएनए में प्रेजेंट है बट आरएनए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बेस का नाम क्या होता है, थाइमीन होता है। क्या होता है, थाइमीन। याद रखने का, एक ऐसा बेस जो आपका डीएनए में प्रेजेंट है और आरएनए में प्रेजेंट नहीं है उसको थाइमीन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक का हुआ, बट एक और ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आ सकता है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं है और आरएनए में प्रेजेंट होता है। यस गाइस, बोलो जल्दी से, क्या होता है वो, पढ़ा होगा ना, यूरैसिल। याद रखने का, क्वेश्चन बैंक में ये आया है, ये वाला। बोर्ड में ये नहीं, ये भी आने के चांसेस है। ठीक है, वो आपके साथ गेम खेलने के लिए ये क्वेश्चन डालेगा बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि ये सारे रट्टा मार के जाएंगे। याद रखने का, जो डीएनए में प्रेजेंट है आरएनए में नहीं है उसका नाम थाइमीन होता है। जो डीएनए में एब्सेंट है बट आरएनए में प्रेजेंट है उसका नाम क्या होता है, यूरैसिल। ये सिमिलर क्वेश्चन है। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा कि नाम यूरैसिल है। देखो ना, आरएनए के स्पेलिंग में भी आता है आर, यूरैसिल के स्पेलिंग में भी आता है आर। अगर ऑप्शन दिए जाए या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, याद रहेगा ना, आर फॉर आरएनए, आर फॉर यूरैसिल, यूरैसिल के स्पेलिंग यूरैसिल। ठीक है गाइस, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। वो आपको पूछ रहा है राइट द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में कितने कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। अब ये मत पूछना मैम ये कायरल कार्बन एटम क्या चीज़ है, अभी बताया था। अगर कार्बन चारों के चारों अलग ग्रुप से अटैच है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो ऐसे कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, सी स्टार, मतलब एक कायरल कार्बन एटम। वो पूछ रहा है कि बताओ फ्रुक्टोज में कितने रहेंगे। ठीक है, पहले लो इसका स्क्रीनशॉट, टेंशन मत लेना, ये भी मैंने दिया है वो पेज में। चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइस सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को कि कायरल कार्बन फ्रुक्टोज में कितने होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए कि फ्रुक्टोज का डायग्राम देखो कैसा रहता है, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, यहाँ पे रहता है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे रहता है CH2OH। देखो इतना याद रखना, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में मास्टर नहीं होता है, उसने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया होता है, तभी जाके वो इतने फ्लुएंटली सारे स्ट्रक्चर्स निकाल सकता है। HOH, HOH, OHH, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2OH। देखो ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज जैसा ही है, HOH, HOH, OHH। लेकिन अब ऊपर के दो के जगह पे क्या लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ और CH2OH। लास्ट में भी क्या आता है, CH2OH। ठीक है, ये है आपके फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। अब देखो क्या ये कार्बन कायरल है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम हाइड्रोजन से अटैच है। कायरल नहीं हो सकता है, क्योंकि कायरल के लिए चारों के चारों कार्बन, चारों के चारों जो ग्रुप अटैच होते हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, तभी जाके वो कायरल होता है। तो ये कायरल नहीं है, बट ये कायरल है। एक दो और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप और ये भी कायरल है। अगर बात करें इसकी, ये भी HOH, नीचे का ग्रुप और ऊपर का ग्रुप ये भी कायरल है। अगर बात करें इसकी तो ये भी कायरल है, HOH, नीचे का ग्रुप और ऊपर का ग्रुप। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भी कायरल है। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, इसमें तो 4 ग्रुप से अटैच ही नहीं, तो 3 ही ग्रुप से अटैच है, ये कायरल कैसे हुआ। बट पता होना चाहिए ये हम लोगों को एकदम हायर लेवल वाली स्टडीज़ MSc में था, और हो सकता है कि आप लोगों ने एंट्रेंस में भी इसको पढ़ा होगा। एंट्रेंस के लेवल की स्टडी में रहता है कि सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो कार्बन होता है वो भी कायरल हो सकता है।
अगर वो दोनों के दोनों डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। ठीक है, टोटल कार्बन कायरल कितने हुए 1 2 3 और 4, तो आपके 4 कायरल कार्बन एटम्स होते हैं फ्रुक्टोज के अंदर में। ठीक है, चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। वो बोल रहा है बताओ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है, डी राइबोस, एमसीक्यू में आया था। बट मैंने आपको एक और बताया था कि शुगर में 2 डीऑक्सी डी राइबोस रहता है। उसने आपको पूछा है बताओ ऐसी कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है डीएनए में, कौन सी रहेगी, 2 डीऑक्सी डी राइबोस। ठीक है, लेट्स गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इससे इजी रिएक्शन तो और कोई हो ही नहीं सकती है। देखेंगे इसको 8 वाले क्वेश्चन को। ठीक है, 8 वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसने आपको बोल रखा है NH2 CH2 COOH। ठीक है, उसने आपको ये चीज़ बोली है प्लस NH2, ठीक है, CH COOH। बताओ इसमें से क्या होने वाला है। इस NH2 को अपन ऐसा लिख देते हैं अच्छे से, H और H, कोई फर्क पड़ा क्या? NH2 को HH के टर्म्स में लिख दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखो क्या होने वाला है, उसने आपको ये भी बता दिया कि पानी बाहर निकाल दो। क्या करने का, यहाँ से निकालेंगे अपन लोग यहाँ से निकालेंगे अपन लोग OH और यहाँ से निकालेंगे H। यहाँ से निकाला OH अपन लोगों ने और यहाँ से निकाला H। क्या निकला, H और OH से क्या बनता है, पानी तो बनता है ना। निकाल लिया पानी को, बाकी जो बच गया उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, चिपका देंगे, चिपका दो। ठीक है, ये बचा NH2 CH2। अब सुनना, यहाँ पे COOH था, OH निकल गया, OH चले गया, क्या बचा CO। यहाँ पे NH2 था, H चले गया, क्या बचा NH, CH2 और COH। ठीक है, ये वाले लिंकेज को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड लिंकेज। इसको आप लोग पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पेप्टाइड लिंकेज पे भी एक क्वेश्चन लिख के देती हूँ मैं, गारंटी के साथ आएगा 1 मार्क के लिए, कि बताओ पेप्टाइड लिंकेज क्या है। पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना इतना बड़ा सारा, सिर्फ अगर आपने ये बता दिया कि C डबल बॉन्ड NH को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, संपला आपला काम। ठीक है, मग अब आपको यहाँ पे क्या करने का है, कभी भी अगर आपको ये कंपाउंड आ जाए, यहाँ से OH निकाल लो, यहाँ से H निकाल लो, पानी को बाहर निकाल दो, ज्वाइन कर दो, बन गया पेप्टाइड लिंकेज। लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, so here we complete our very short answer question section which carries 1 mark for you. Moving on to the next section guys, and the next section is short answer questions type 1. Short answer question type 1 देखते हैं इसको। Short answer question type 1 ये आपके टोटल 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। ग्लूकोज बनाना है सुक्रोज से, क्या करेंगे खुद ही बताओ, खुद ही बताना मुझे। एक बात ध्यान से सुनो, अभी तक बहुत बार पढ़ते आ गए। ग्लूकोज में जब फ्रुक्टोज को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, सुक्रोज में जब पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। खुद ही सोचो ना, सारा खुद ही सोचना। कहीं पे आपको ऐसा पूछा है, कहीं पे आपको ऐसा पूछा है, कुछ भी नहीं करने का। ग्लूकोज में फ्रुक्टोज को ऐड किया, मिलाया तो सुक्रोज बना। अब सुक्रोज को तोड़ने का है, तो क्या सुक्रोज तोड़ने, ऐसा बोलेंगे सुक्रोज टूट जा रहे तो वो टूट जाएगा आपकी सुन के, ऐसा तो नहीं होने वाला है, तोड़ भी नहीं सकते। क्या डालना पड़ेगा, सुक्रोज के अंदर डालेंगे पानी को। जब आपने सुक्रोज के अंदर पानी को डाला, मतलब आपने जब सुक्रोज को डिजोल्व किया, तो उसके 2 आयंस टूटेंगे। कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। याद आ गया। कभी अगर सुक्रोज बनाने के लिए पूछा जाए, ग्लूकोज में फ्रुक्टोज को मिला देने का, बना देने का सुक्रोज। अगर सुक्रोज से ग्लूकोज बनाने के लिए बोला जाए या सुक्रोज से फ्रुक्टोज बनाने के लिए बोला जाए, क्या करेंगे, सुक्रोज के अंदर में डालने का पानी को और क्या बनाने का, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, चलो वही करेंगे। लिया भाई मैंने सुक्रोज को लिया। अब इतना तो पता ही होना चाहिए कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। सुक्रोज मतलब ही क्या है, अपने घर की शक्कर, शुगर होती है। इसके अंदर में डालेंगे पानी को, क्या मिलेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज। याद रखने का। आधे लोग बोलेंगे इनका फॉर्मूला तो सेम है, फिर बार बार क्यों लिखूं, लेकिन याद रखना है, स्ट्रक्चर तो अलग है ना। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, इसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज। कुछ लोग सोचेंगे मैम आप ज़रा मुझे ये बताओ
कि जब ग्लूकोज ही पूछा गया है तो मैं फ्रुक्टोज को क्यों निकालूं? ऐसा नहीं चलेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। समझ गया सबको? चलो, कितना इजी क्वेश्चन है ना। ऐसे 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 इजी क्वेश्चन है ना इसके अंदर में, लेकिन सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ते। छोड़ना सबको इतना पसंद है चैप्टर्स को, इतना याद रखना। फिजिक्स में अगर आपके मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत डिफिकल्ट जा रहा है फिजिक्स, क्वेश्चन बैंक भी कर लूँगा, बट फिर भी इतना सारे चैप्टर्स नहीं हो पा रहे, बट इतना याद रखना, अगर केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स कर लिए और फिजिक्स के 1-2 छोड़ भी दिए ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री आपके पर्सन को बना देता है ओवरऑल। ठीक है, ये ईजी है। मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए आपको जनरल तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट द कमर्शियल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन। ठीक है, फॉलोइंग कन्वर्शंस आपको करके दिखाने हैं। चलिए देखेंगे, करके दिखा देंगे। लो स्क्रीनशॉट इसका। इससे अच्छा चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, जिनका बायोलॉजी नहीं है उनका तो आज से सबसे फेवरेट चैप्टर बनेगा, अगर उन्होंने मेरा ये पूरा वीडियो देखा तो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वाला, ग्लूकोज टू ग्लूकोक्सीन। आपको ग्लूकोज को ग्लूकोक्सीन में कन्वर्ट करने का है। काय में? ग्लूकोज को अपन को ग्लूकोक्सीन में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या करेंगे। ग्लूकोज को ड्रॉ करेंगे, CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH। अब आधे लोग बोलेंगे मैम कभी तो आप वो लंबा सा स्ट्रक्चर निकालते हो, कभी ये छोटा सा निकालते हो, चक्कर क्या चल रहा है ज़रा बताना ना। सुनो, रिएक्शन करते वक्त छोटे से स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा, बट जब उसने आपको बोला है कि डायग्राम ड्रॉ करो, तब छोटे से काम नहीं चलने वाला, तब तो बड़ा ही निकालना पड़ेगा, बट रिएक्शन के वक्त चल जाता है। ठीक है, चलो, ग्लूकोज से आपको बनाने का है ग्लूकोक्सीन। अपन लोग इसके अंदर में क्या करेंगे ना, अपन लोग डालेंगे इसके अंदर में NH2OH को, NH2OH को डालने वाले हैं। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ भी नहीं होगा। ये CHO को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं C+OH, कोई फ़र्क पड़ा क्या? देखो रे देखो, CHO को अपन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं C+OH, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर आप लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शन प्रिंटेड मटेरियल से देखने का प्लानिंग कर रहे हो तो भूल जाना इस चीज़ को, क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल में आई एम जस्ट नॉट डूइंग दिस, लेकिन प्रिंटेड मटेरियल में अगर ऑर्गेनिक पढ़ने की कोशिश करने गए ना, तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया, कौन कौन बाहर निकला, डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आ गया। सबसे बड़ी उसकी ये होती है, ड्रॉबैक होता है ऑर्गेनिक के केस में, वहाँ पे नहीं चलेगा। फिर आपका टाइम, दिमाग जो है ना वो कन्फ्यूजन्स में और घूमते जाता है, उसमें भाई टाइम बहुत चले जाता है। ध्यान से ज़रा सुनना, यहाँ पे क्या होने वाला है। CHO को मैंने C+OH लिखा, देखो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से क्या बाहर निकलता है, पानी अंकल बाहर निकलते, पानी भाई साहब बाहर निकल गए। जो बचा उसको क्या करेंगे, एज यूजुअल चिपका देंगे, ज्वाइन करेंगे। देखो रे देखो क्या होगा, ये है आपका CH। ठीक है, ये था CHOH 4 टाइम्स, लास्ट में क्या था CH2OH। अब क्या बचा, इस ऑक्सीजन के जगह पे ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन पानी बन के बाहर निकल गए। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, इस ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड N और ये OH। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, मतलब यहाँ से आपका पानी बाहर निकल गया। ठीक है, निकल गया। ऑक्सीजन के जगह पे अब कौन आएगा, नाइट्रोजन। OH यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि भाई यहाँ से ऑक्सीजन जो निकला वो भी डबल बॉन्ड के साथ था, तो नाइट्रोजन जो आएगा वो भी कैसा आएगा, डबल बॉन्ड के साथ। समझा या नहीं समझा? इसका नाम पता है क्या होता है, ग्लूकोक्सीन। क्या नाम होता है, ग्लूकोक्सीन, पानी को बाहर कर देने का। ये थोड़ा सा देखो, ऐसा मैंने कितने अच्छे से बनाया। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये सारा इतना सारा स्क्रीनशॉट लेके आया, तो मैंने नोट्स में ऐसे ही आपको करके दिया है डिज़ाइन के साथ में। देखो यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन निकाल के बता दिया है क्या बाहर निकल रहा है, बहुत ईजी लगेंगे नोट्स। हो सके थोड़ा सा अपना मनी वेस्ट कर लो, लेकिन हार्ड कॉपी निकालो, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने के बाद प्रॉब्लम जाती है। हार्ड कॉपी निकालो, मतलब आप वहाँ पे कुछ मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट reaction, which is your conversion of glucose into gluconic acid. Now here guys, we need to convert glucose into gluconic acid. Let's see this. चलिए देखेंगे इसको। वैसे नीचे आ सकती है रिएक्शन, बी वाली रिएक्शन को देख रहे हैं। हमको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज को टू ग्लूकोनिक एसिड। देखो अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये कैसे करें हम लोग। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्लूकोनिक एसिड में बस एक ही COH ग्रुप रहता है
और सैकरिक एसिड में दोनों के दोनों रहते हैं, बताया था। HNO3 कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग गैस, वो दोनों के दोनों COH ग्रुप ला लेता है, इसीलिए उसका नाम क्या रहता है? सैकरिक एसिड। बट अगर आपको सिर्फ एक ही COH ग्रुप को लाने का है तो आप स्ट्रॉन्ग गैस वाला नहीं, स्ट्रॉन्ग वाला यूज करेंगे। और स्ट्रॉन्ग वाला क्या था? ब्रोमीन वाटर, याद आया ना? स्ट्रॉन्ग गैस डाइल्यूट HNO3, स्ट्रॉन्ग, सिर्फ स्ट्रॉन्ग जो एक ही COH ग्रुप को लाता है उसका नाम क्या था? ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही COH ग्रुप को लाने का है, क्या करेंगे? ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, कुछ भी नहीं करने का। जरा देखो इधर, ग्लूकोज लिखेंगे, CHOH 4 टाइम्स, अभी याद आ जाएगा। भूल गए ना सारे के सारे? मुझे पता है भूल गए, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आते हैं ना वैसे वैसे अपन लोग सब भूलते जाते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। अपन लोग लेंगे ब्रोमीन वाटर और ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करेगा। क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। एक CHO ग्रुप की जगह पे क्या आएगा? CHOH 4 टाइम्स और CH2H, याद आ गया? अब भी थोड़े पहले बताया था, इसका नाम क्या रहता है? ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम रहता है इसका? ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या रहता है? ग्लूकोज। देखो क्या किया रे, सुनो ध्यान से, बताया था ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग गैस नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये एक ही COH ग्रुप लाएगा, यहाँ पे नहीं लाएगा। अगर यहाँ पे HNO3 रहता था जो कि स्ट्रॉन्ग गैस रहता था तो वो दोनों तरफ लाता था, ये स्ट्रॉन्ग है एक ही तरफ लाएगा। डन, लो स्क्रीनशॉट। बट ऐसे दिया है मैंने ये नोट्स में भी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया ना पेप्टाइड बॉन्ड, फिर से बताया था, टिक मार्क करो सारे के सारे इस क्वेश्चन को। पेप्टाइड बॉन्ड वाला क्वेश्चन पेपर में आकर ही रहेगा। लास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स देखो, मैंने देखे 15 ईयर्स की पेपर एनालिसिस करके बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी इंपॉर्टेंट बता दिया, ये भाई खतरनाक एनालिसिस करके बता रही हूँ मैं। पेप्टाइड बॉन्ड वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड को देखते क्या है, नाम ही इतना मस्त है बोलने में, पेप्टाइड, और इसका डेफिनेशन भी उतना ही खास है। देखते हैं, चलिए देखेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन को उसने आपको बोल रखा है बताओ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो सबको पता होना चाहिए कि जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज भी पूछा जा सकता है, ये दोनों सेम ही है, कुछ भी नहीं करने का रे। जो भी आपका C+O NH होता है ना, C+O NH, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज या तो पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी को भाई हम लोग पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं। उसने आपको बोला है कि बताओ प्रोटीन के कौन से 2 टाइप होते हैं। तो आपके प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर, और एक होता है मैगी के जैसा फाइबरस प्रोटीन। आई होप एवरीवन लाइक्स मैगी एंड नूडल्स। तो मैगी और नूडल्स जो होता है वो आपका उस टाइप का फाइबरस प्रोटीन दिखता है, और ग्लोबुलर मतलब गोल 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 मटर लड्डू जैसा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड साइड जो है ना, ये बस डेफिनेशन रट्टा मारने का है, पढ़ लेना इसको। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच इज योर एक्सप्लेन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। चलिए देखेंगे इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखो क्या होता है ना, आप क्या करते हो, जैसे प्रोटीन का शेप कुछ सपोज इस टाइप से है, सपोज ये आपके प्रोटीन का शेप कुछ इस तरीके से है, तो आपने जब इस प्रोटीन के शेप को डीनेचुरेशन करवाया ना, तो अब ये देखना जरा कैसा हो गया। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि इसका शेप देखो कैसा था, आपने जब इसको डीनेचुरेशन करवाया तो ये बिल्कुल सीधा हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो क्या ऐसे पेपर में लिख के आएंगे कि जब प्रोटीन का शेप आड़ा टेढ़ा था उसको सीधा कर दिया तो डीनेचुरेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस। मैंने नोट्स में एकदम सिस्टमैटिकली दिया है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूलर शेप जो होता है प्रोटीन का वो चेंज होता है, उसको अपन लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। बट आपको यहाँ पे एक और बात याद रखना है, आधे लोग सोचेंगे मैम ये प्रोटीन के अंदर का क्या पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा? नहीं, जितने पेप्टाइड बॉन्ड थे ना, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ ओनली मॉलिक्यूलर शेप चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ आपका मॉलिक्यूलर शेप ही चेंज होगा। ये चीज दिमाग में फिट कर लो, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है। जितने पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ थे
उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड चेंज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या शेप चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। ये आप लोग बोलेंगे कि इसका भी मैंने ये भी नोट्स में दे रखा है। एक और बात, अगर ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क का है ना, डीनेचुरेशन का, अगर आप लोग सोच रहे होगे कि अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो मुझे 2 मार्क मोर मिल जाएंगे, तो दिस इज योर रॉन्ग अजम्पशन गाइस। यू विल जस्ट गेट ओनली 1 मार्क। इफ़ यू वांट 2 मार्क्स देन यू नीड टू मेंशन दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो। आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी शो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट द 2 मार्क्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन विच इज़ देयर, डिफाइन एंजाइम। वो आपको पूछ रहा है कि बताओ एंजाइम क्या होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। आप सबको पता है कि आपकी बॉडी में कुछ अलग अलग टाइप के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पता है ना। तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली ऐसा होता है, वो क्या अपने आप हो जाते हैं क्या, नहीं, वहाँ पे कुछ ना कुछ एंजाइम एक्ट करती है, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस करती है। जैसे कि अगर हम लोग हमारे फूड जो हम लोग इनटेक करते हैं तो उसका डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन भी अपने आप नहीं होता है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स वर्क करते रहती है। तो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, हर किसी के बॉडीज़ में होती है, चाहे कोई भी ये हो, ठीक है, कोई भी टाइप का पर्सन हो, मैन हो वुमेन हो, तो अलग अलग टाइप के वहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के एक्शंस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटलिसिस की, ये सब रट्टा मारने वाले, कौन से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रट्टा मार देना। चलो अब आएंगे अपन लोग 7th क्वेश्चन पे, वो भी है डायग्राम। वहाँ पे भी एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर में, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ज़रा ध्यान देना। ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो गाइस आपका 7th क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में फर्स्ट में आपको बोल रखा है 2-डीऑक्सी डी राइबोस का स्ट्रक्चर निकालो। 2-डीऑक्सी डी राइबोस का स्ट्रक्चर निकालने उसने बोला है, डीऑक्सी डी राइबोस। ठीक है, ये क्वेश्चन उसने आपको पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के अंदर में। और एक क्वेश्चन उसने आपको पूछा है साइटोसिन का। एक क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, साइटोसिन का। और ये वाला क्वेश्चन उसने पूछा नहीं है, बट मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ कर लो यार, ये बोर्ड में भी आ सकता है। क्वेश्चन बैंक में एग्जामिनर आपको ये दे रहा है और वो आपके साथ करेगा, खेलेगा गेम। क्वेश्चन बैंक में आपको ये स्ट्रक्चर देगा, सारे के सारे बेचारे ये रट्टा मार के जाएंगे स्ट्रक्चर को, पता चलेगा पेपर में वो आया ही नहीं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन बैंक करना इनफ है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन बैंक के अलावा और कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है चैप्टर से, फिर जो बनते हैं ना वो सारे ऐसे क्वेश्चन है। अगर वो डाल देगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे, इंपॉर्टेंट भी तो आने चाहिए ना, इसलिए क्वेश्चन बैंक इनफ है। मैं बोलती हूँ यार, मैंने एनालिसिस किया है पेपर्स का, लेकिन हाँ क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो आने के चांसेस रहते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं वो भी कवर करा रही हूँ, सब क्वेश्चन कवर कराऊंगी ऐसे जितने भी रहते हैं। देखना, अब ये स्ट्रक्चर आधे लोगों को ऐसा लगता है यार ये क्या ड्रॉ करने के लिए आ गया, तो कितना डिफिकल्ट काम है, मैं कैसे ड्रॉ करूँगा। सुनो एक ट्रिक बता रही हूँ उसको। सबसे पहले सबको पता है कि राइबोज एक पेंटोस शुगर होती है, सबको ये बात अच्छे से पता है कि राइबोज एक पेंटोस शुगर है, सबको पता है राइबोज पेंटोस होती है। मेरा तो बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि राइबोज एक पेंटोस शुगर होती है। बायोलॉजी एक्चुअली द मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट दैट आई डिड इज, वो मेरा बायोलॉजी है। बायोलॉजी मतलब मेरा सबसे हेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, देखना इधर पेंटोस शुगर है, पेंटोस मतलब मैंने इसको बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है, फिर भी मैं आपको इतने अच्छे ट्रिक के साथ बता रही हूँ सो दैट आपका ये फेवरेट बन जाए। यहाँ पे भी मैंने पेंटोस को ड्रॉ कर दिया है। अब ज़रा ध्यान देना, एकदम ध्यान से। आधे लोग बोलेंगे ये कहाँ से पेंटोस हुआ, देखो रे देखो कितने आइटम हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेंटोस, पेंटेन कितना होता है, पेन मतलब होता है 5। ठीक है, क्या करने का, कुछ भी नहीं रे, डंडी लगा देने का, लगा दो डंडी, लगा दी डंडी। अब देखो क्या करने का, ध्यान से देखने का। नंबरिंग हमेशा कौन से साइड से करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से। 1 2 नंबरिंग हमेशा यही से करने की, 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर दी नंबरिंग। अब सुनो क्या करने का, क्या करने का ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, सब आ जाएगा। OH H H OH H OH H OH। बताती हूँ मैं, सिर्फ 1 मिनट मुझे दो। CH2OH H OH H H OH H OH CH2OH H।
आधे लोग बोलेंगे मैम ने तो स्ट्रक्चर रॉन्ग ड्रॉ किया है। आई नो मैंने स्ट्रक्चर रॉन्ग ड्रॉ किया है। अब मैं तुम्हारा अजम्पशन क्लियर करती हूँ, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया, ध्यान देने का। आपने पहले क्या किया, यहाँ पे OH लिखा, यहाँ पे भी OH लिखा, HH कर दिया। OH के बिल्कुल सामने वाले कार्बन पर ध्यान से देखने का, ये आपके OH का है ना, इसके बिल्कुल सामने वाला, यहाँ पे भी OH ऊपर आया और H नीचे आया, CH2OH लगा देने का, काम खत्म। OH ऊपर है, यहाँ पे भी OH ऊपर है, H दोनों में नीचे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों है एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ पे भी देखो वैसा ही हुआ है, OH ऊपर है, OH ऊपर है, H नीचे है, H नीचे है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फ्रंट में है, सामने है, आमने सामने है। कुछ भी नहीं करने का रही, OH यहाँ पे, H यहाँ पे, 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 कुछ भी नहीं किया। फिर बस यहाँ पे CH2OH लगा देने का, है तो OH ही ना उसके साथ में भी, बस। अब क्या करने का, ध्यान से देखो, ये दोनों हो गया ना, इसका उल्टा यहाँ कर देने का। यहाँ पे OH ऊपर था, अब यहाँ पे H ऊपर कर देने का, HOH, HOH, HOH के सामने ये वाला आया। जो आमने सामने आते हैं वो दोनों कैसे रहते हैं, सेम, इसलिए ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही रहेगा। यहाँ पे OH था, OH ऊपर था, उसका उल्टा क्या होता है, H, HOH। अब इसके सामने ये आ रहा है, इसलिए ये दोनों भी कैसे, सेम। बट अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, सुनो, वी आर कमिंग टू द पॉइंट। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि 2-डीऑक्सी क्यों बोल रखा है, 2-डीऑक्सी मतलब यहाँ पे करने का क्या है, सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन को रिमूव करने का है, इसलिए उसका नाम क्या है, 2-डीऑक्सी। तो सेकंड पोजीशन पर D मतलब रिमूव करने का है ऑक्सीजन को, इसलिए मैंने यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया। समझ गया ना सबको? इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही बचा। क्या करने का, फिर से सुनो। राइबोस दिया जाएगा। राइबोस मतलब ही क्या होता है, पेंटोस शुगर। इसलिए टोटल 5 मेंबर्ड की रिंग ड्रॉ कर दी, बीच में ऑक्सीजन को चिपका दिया, यहाँ से नंबरिंग चालू कर दी, 1 2 3 4 5। उधर भी वैसा ही किया, सब तरफ डंडी लगा देने का। फिर क्या करने का, OH H, OH H, OH H, OH H, बस यहाँ पे CH2 लगा दिया, ठीक है। अब फिर क्या करने का, देखो ये दोनों आमने सामने थे इसलिए इनका आराम से सेम था। इसका उल्टा यहाँ पे कर देने का, यहाँ पे OH ऊपर था ना, तो यहाँ पे H ऊपर कर दो और OH को नीचे कर दो। ये इसके सामने आ रहा है इसलिए ये दोनों का सेम है, ये इसके सामने आ रहा है इसलिए ये दोनों का भी सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे नाम के 2-डीऑक्सी मतलब सेकंड पोजीशन पर D मतलब ऑक्सीजन को क्या करने का है, हटाने का है, कर दिया रिमूव। अब निकालेंगे भाई साइटोसिन का स्ट्रक्चर। देखो साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा। साइटोसिन का आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। साइटोसिन का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से रहता है। ये स्ट्रक्चर भाई आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे पेपर में आता नहीं है, बट रट्टा मार लेना इसको। अगर ये उसने पेपर में पूछा तो फिर बाकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपको वो पूछ रहा है, एक्सप्लेन द ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन विथ एग्जाम्पल। देखो सुनना जरा ध्यान से, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन को वो आपको पूछ रहा है एग्जाम्पल के साथ में। खुद ही सोचो, यहाँ पे नाम ही क्या है, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर बचपन में पढ़ा होगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कि अपना अर्थ जो होता है वो ग्लोब की तरह होता है, मतलब वो स्पेरिकल होता है, याद है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का भाई शेप कैसा रहने वाला है, गोल मटोल, रोटी जैसा गोल मटोल, लड्डू जैसा गोल मटोल, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड से हो रहा है और ये वाला पानी में सोल्यूबल होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ना फाइब्रस प्रोटीन की, अब आधे लोग सोचेंगे ये फाइब्रस प्रोटीन क्या चीज़ है। तो मैगी को देखा है, नूडल्स को देखा है, तो वो ऐसी ऐसी रहती है ना। मैगी नूडल्स तो यार मेरी फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट होगी आई थिंक सो, सबकी फेवरेट होती है वो तो वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से होती है ना, मतलब वो फाइबर्स के फॉर्म में होती है। वो आपकी फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, वो तो खाने की चीज़ है भाई, लेकिन वो वैसा दिखता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। अब ज़रा सुनो ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन लोग 8 को डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा रहता है, ग्लोब की तरह स्पेरिकल रहता है। और फाइब्रस प्रोटीन कैसा रहता है, नूडल्स जैसा, मैगी जैसा, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में कैसा होता है, पानी में सोल्यूबल होता है।
ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में सोल्यूबल होता है। अगर आप लोगों ने कभी एग को देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं है, देखा है मतलब कभी पता नहीं मुझे, तो एग एल्बुमिन जो होता है वो आपके पानी में सोल्यूबल होता है। आई डोंट नो, यहाँ पे दे रखा है। आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा एग को, और एग को अगर पानी के अंदर डाला होगा तो शायद आपने वहाँ पे देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो पानी में सोल्यूबल होता है। एग का एल्बुमिन पार्ट देखा होगा, तो वो होता है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। बट अगर मैं बात करती हूँ ना फाइब्रस प्रोटीन की, तो फाइब्रस प्रोटीन मतलब ये आपके हेयर्स। जब आप अपने हेयर्स को वॉश करते हो तो क्या आपके हेयर्स पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं? अगर हेयर पानी में सोल्यूबल हो जाते थे तो आप जिंदगी भर कभी हेयर वॉश करते ही नहीं थे। क्या हेयर कभी पानी में सोल्यूबल होते हैं? नहीं, इसीलिए तो हम लोग हेयर वॉश करते हैं ना। मतलब आपका जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, नहीं होगा। ये होता है, ये नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? केराटिन। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा केराटिन? सुना होगा ना, शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट आती है शिल्पा शेट्टी वगैरह की, वो बोलती है कि केराटिन ट्रीटमेंट करा रहे हेयर्स को। तो केराटिन ही तो होता है अपने हेयर्स में। साथ ही साथ अपने नेल्स को कभी पानी में डाल दे तो क्या नेल्स पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों केराटिन मतलब अपने हेयर्स में जो केराटिन होता है वो, और नेल्स वो कभी भी पानी में सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, बट ये आपका एग एल्बुमिन हो जाता है। डन गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आपको बोल रहा है बताओ क्लासिफाई करो कैसे क्या है। सबको पता है ग्लूकोज टूटता है, करे नहीं टूटता है, तो वो कैसा है? मोनोसैकेराइड। जो नहीं टूटेगा मोनोसैकेराइड, बेचारा अकेला है, मोनो है। मोनो को तोड़ सकते क्या? नहीं तोड़ सकते। डाई को तोड़ सकते, ट्राई को तोड़ सकते, टेट्रा को तोड़ सकते, बट अगर मोनो है तो उसको कहाँ से तोड़ेंगे रे? तो ग्लूकोज कैसा रहेगा? मोनोसैकेराइड। सेलुलोज पॉलीसैकेराइड, माल्टोस डाइसैकेराइड। ये रट्टा मानना पड़ेगा। अब स्टैच्यूज जो होता है ना वो टेट्रासैकेराइड है, बट टेट्रासैकेराइड आपके ऑप्शंस नहीं दे रखे, इसलिए वी आर टेकिंग द ओलिगोसैकेराइड ऑप्शन हियर। ठीक है, okay guys, so here we complete our short answer question type 1 which carries 2 mark for you. Moving on to the next section which is your short answer question type 2 and it carries 3 marks. अगर 3 marks का आया है ना तो लेवल भी 3 मार्क वाला रहेगा, डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मार्क भी कैसे है 14। ये वाली चीज़ समझ में आई सबको? ग्लोबुलर फाइब्रस, फाइब्रस कैसा दिखता है? नूडल्स जैसा। फाइब्रस में याद रखने का, हेयर नेल्स पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, डाल के देख लेना। और एग एल्बुमिन आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो इसको नहीं देखा है कभी, तो वो पानी में सोल्यूबल होता है। किसी ने देखा होगा तो आई डोंट नो, सो आपको पता होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के। ये है आपके टाइप 2 का और ये कैरी करता है 3 मार्क्स को। ठीक है, सबसे पहला उसने आपको बोला है कि बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा के दे रही हूँ, ज़रा ध्यान देना। ठीक है, देखो अगर मैं बात करती हूँ ना कार्बोहाइड्रेट की, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि पूरी की पूरी थ्योरी लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी, इतना टाइम थोड़ी है। और 2 घंटे में सच में क्या एक चैप्टर पढ़ के होता भी है क्या? नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको कंसेप्चुअली पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समझा सकूँ, क्योंकि रट्टा भी कितना मारेंगे ना, उसका भी दिमाग का एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा रट्टा नहीं मार सकते। कार्बोहाइड्रेट के टोटल भाई 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप जो आपका होता है वो होता है मोनोसैकेराइड्स। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है भाई ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और लास्ट होता है आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये क्लासिफिकेशन अपन लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। यूनिट्स प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब अपने लैंग्वेज में देखो सुनते हैं, ये तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज हो गई, अपने लैंग्वेज सुनो। पानी डालने के बाद वो चीज़ कितनी चीज़ों में टूटती है, दिस इज इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने का। कोई चीज़ ली, उसके अंदर पानी को डाला, पानी डालने के बाद वो कितनी चीज़ों में टूटेगी, कितने यूनिट में टूटेगी, इस बेसिस पे अपन लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। ये तो अपना जनरल लैंग्वेज हुआ। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे देखना, बेचारा खुद ही बोल रहा है भाई मेरे नाम ही है मोनो, अब मेरा नाम ही मोनो है, बेचारा अकेला है, बेचारा सिंगल है, क्या वो और टूट सकता है क्या? अरे कहाँ से टूटेगा यार, सिंगल है तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। मतलब जब आप उसको पानी के अंदर डालोगे तो वो पानी के अंदर टूटने वाला नहीं है।
ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है ना, जब आप ओलिगोसैकेराइड को लेते हो और उसके अंदर पानी को डालते हो ना, तो वो 2 से लेके 10 यूनिट तक टूट सकता है। 2 से लेके 10 यूनिट तक टूटने के चांसेस है, ठीक है। और अपन ने ओलिगोसैकेराइड को और क्लासीफाई किया है फर्दर। इसका एक का नाम है डाइसैकेराइड्स, एक का नाम है डाइसैकेराइड, लिख लेने का पूरी स्पेलिंग को। दूसरा है ट्राइसैकेराइड और तीसरा है टेट्रासैकेराइड। बचपन से पढ़ते आए रहे। डाई मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई ओलिगोसैकेराइड लिया, उसके अंदर पानी को डाला, तो वो कितने यूनिट में टूटेगा? 2 यूनिट में, क्योंकि नाम ही क्या है? डाई। अब इसका नाम ही है ट्राई। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, जो भी आपका ओलिगोसैकेराइड है उसके अंदर पानी को डालेंगे तो वो कितने यूनिट में टूटेगा? 3। क्यों? क्योंकि नाम ही है ट्राई। अब थोड़ा तुम ही आंसर करो कि अगर मैंने ओलिगोसैकेराइड को लिया, उसके अंदर पानी को डाला, इसका नाम है टेट्रा, कितने यूनिट मिलेंगे? 4 यूनिट। मतलब कुछ नहीं करने का, पानी को डालने का, देखने का कितने यूनिट में टूटता है, काम खत्म। पॉली में क्या होगा? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या रहेगा? 10 से ज़्यादा। अगर 10 से ज़्यादा यूनिट में टूटेगा तो क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स यार, पॉलीगोसैकेराइड। लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दे रखे, अच्छे से पढ़ लो वहां से जाके। हो सके यार तो ऑर्गेनिक के लिए प्रिंटेड मत यूज़ करो मटेरियल। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरी पब्लिसिटी हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रिंटेड मटेरियल पढ़ने गए, वहाँ पे समझ में नहीं आती है रिएक्शंस, बता रही हूँ मैं, नहीं आती है, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन ग्लूकोज। वो आपको बोल रहा है कि बताओ ग्लूकोज के रिएक्शंस क्या क्या करके जाएंगे। सुनो ध्यान से, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स करके जाने के जितने क्वेश्चन बैंक में आए, ठीक है। जितना भी मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बताया वो भी करके जाने का। आधे लोग क्या करेंगे, वीडियो को खोलेंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बैंक का PDF डाउनलोड करेंगे, वीडियो बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। लेट देम बिहेव लाइक दिस। फंसेंगे पेपर में जाके, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए नहीं है। अब वो लिख के दिया है, लेकिन वो समझेगा उसी को जो वीडियो देखेगा। पढ़ने से थोड़ी सब कुछ आता है। अगर पढ़ने से सब कुछ आता था तो बुक तो आपके पास थी, फिर तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते थे ना। बट एक्सप्लेनेशन इज मस्ट यार, फॉर ऑर्गेनिक एटलीस्ट, ठीक है। चलो देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। हाँ, मैं ये बता रही थी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स करके जाने का। कमर्शियल मेथड ऑफ ग्लूकोज करके जाने का। लिख लो कहीं पे, कमर्शियल मेथड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जितने भी मैंने आपको शुगर और बेसिस बताए, सारे के सारे DNA और RNA के लिए करके जाने के, और ग्लूकोज की प्रिपरेशन, ग्लूकोज की सारी रिएक्शन, पूरी की पूरी ग्लूकोज की कहानी करके जाओ, आराम से मार्क्स लेके आओ। देखते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन को। लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। वो है व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन ग्लूकोज। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को गाइस। सेकंड क्वेश्चन को ग्लूकोज के सारे रिएक्शन करके जाने के, बार बार बताऊंगी। CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH, ठीक है। कुछ भी नहीं करने का, ये CHO को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, C∬H, ठीक है। इसके अंदर में अपन को डालने का है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड पता होना चाहिए भाई कि एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप ये रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एसिटिक एनहाइड्राइड लिखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे रिएक्शन कौन याद करेगा 3-4 मार्क के लिए, सुनो ना, इससे इजी रिएक्शन और क्या होने वाली है क्या कोई। मैं आपको बता रही हूँ एकदम इजी वे में, ध्यान से देखना ज़रा, कुछ भी नहीं करने का रे, ध्यान से देखो। यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से आप लोग निकालेंगे H को, यहाँ से आप लोग H को निकालने का, ठीक है। यहाँ से भी H को निकाल लेने का, यहाँ से भी H को निकाला, यहाँ से भी H को निकाला, और H के जगह पे क्या डालेंगे, ये वाले ग्रुप को डालेंगे। समझा या नहीं समझा। अब आधे लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे भी तो H है, फिर यहाँ पे भी तो वैसी रिएक्शन हम लोग कर सकते थे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि ये अल्डेहाइड वाला H है। ये H को तोड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। डॉन का डायग्राम, डॉन का डायलॉग, ये इसको आप लोग नहीं कर सकते, ये H को रिमूव नहीं कर सकते। ये अल्डेहाइड वाला H है, इसको निकालना मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में हम लोग रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन करके करवा सकते, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये H आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इससे इजी क्वेश्चन आपको कोई नहीं लगेगा। C∬H एज इट इज लिखा,
यहाँ पे था CHO, इस H की जगह पे कौन आने वाला है, C डबल बॉन्ड ओ CH3, आ गया भाई, C डबल बॉन्ड ओ CH3 आ गया। यहाँ पे थे 4, यहाँ पे भी कितना आएगा 4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नीचे में आया CH2O, ठीक है। इस H की जगह पे क्या आएगा, इस H की जगह पे कौन आने वाला है, C डबल बॉन्ड ओ CH3, यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पे भी कितना आएगा 1, समझ आया नहीं, क्या करने का, इस H के जगह पे ये लाया, H को रिमूव कर दिया, उसके जगह पे ये लाया, ठीक है। यहाँ पे भी इस H की जगह पे क्या लाया ये, हाँ आप लोग उसको अल्टरनेटिव मेथड में भी कर सकते हो कि यहाँ से OH निकाल के ये वाले ग्रुप को ऐड भी कर सकते हो, वैसा भी चलेगा। ऐसा मत बोलना कि मैंने गलत किया है, आप लोग वैसा कर रहे हो, वैसा भी चलता है, दोनों मेथड चलते हैं, ठीक है। ये है ग्लूकोज, मेथड कोई भी चलेगा, बस कंसेप्ट ये कहता है कि आंसर सही लाने का। ये भी है ग्लूकोज। फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबको पता है कि इस ग्रुप को एसिटेट बोलते हैं, लिख दिया एसिटेट। कितने एसिटेट थे, यहाँ पे थे 4, यहाँ पे थे 1, 4 + 1 कितना होता है 5, और 5 को अपन लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं रे, पेंटा एसिटेट, ठीक है। समझ गया, क्या करने का, H के जगह पे ये वाले ग्रुप को लगा देने का, चिपका देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्सिलामीन, ये वाला क्वेश्चन जो है ना सेकंड वाला, ये अभी थोड़ी देर पहले फिर से आया था, फिर से बता रही हूँ, सुनो। नेक्स्ट ये हुआ आपका A वाला क्वेश्चन, अब B वाले में आपको बोल रहा है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में रिएक्शन करो। सबको पता है ये है ग्लूकोज CHO, CHOH 4 टाइम्स CH2OH, ठीक है। ये है भाई अपना ग्लूकोज, इसके अंदर में अपन को क्या डालने का है, इसके अंदर में अपन को डालने का है NH2OH। NH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिलामीन, क्या होता है हाइड्रोक्सिलामीन। सबको पता है कि CHO को अपन लोग कैसे लिखते हैं, सारे के सारे CHO को अपन लोग सारे के सारे कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड ओ H, ये भी आपका ग्लूकोज है। क्या होने वाला है ज़रा देखना, यहाँ से O निकलता है, यहाँ से H2 निकलता है, कौन बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। थोड़ी देर पहले इस रिएक्शन को की थी, देखो क्या होगा, CHOH 4 टाइम्स CH2OH, कुछ भी नहीं करने का रही, यहाँ से ऑक्सीजन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, पानी को बाहर किया, नाइट्रोजन को ले जाके चिपका देने का यहाँ पे NOH। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड क्यों आए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ भी 2 थे, इसलिए नाइट्रोजन के साथ भी 2 आए, इसका नाम क्या था, ग्लूकोक्सिन। थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन आई थी, अभी फिर से रिएक्शन आई, ये रिएक्शन आपको बोल रही हूँ मैं, पेपर में भी आने वाली हूँ, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, वो आपको बोल रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा के बताओ क्या होगा। सबको पता है कि HI जो होता है ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और HI जो होता है ना वो हमेशा अल्केन बनाता है, अल्केन बनाता है, हमेशा क्या बनाता है भाई, अल्केन बनाता है। ग्लूकोज लेंगे, CHO CH2OH 4 टाइम्स CHOH 4 टाइम्स और CH2OH 1 टाइम्स, ठीक है। कुछ भी नहीं करने का, देखने का, बस HI डालने का, और HI क्या बनाता है, अल्केन। सबको पता चल गया कि HI हमेशा क्या बनाता है, अल्केन बनाता है। कितने कार्बन हैं, आधे लोग बोलेंगे चलो मुझे ये भी पता चल गया कि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट अल्केन बनाता है, उससे मुझे क्या, मुझे बताओ ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सुनो ना, क्या करने का, देखो कन्फ्यूजन होता है, पेंटेन बनाओ, हेक्सेन बनाओ, हेप्टेन बनाओ, ऑक्टेन बनाओ, ब्यूटेन बनाओ, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3, ध्यान से देखो, ये 1 हुआ, ये 4 हुए, ये 1 हुआ, 1 + 4 + 1 कितना होगा, 1 + 4 + 1 6 हुआ। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा, CH3 CH2 4 टाइम्स CH3। समझा या नहीं, क्या करने का रे, यहाँ पे आपको ग्लूकोज दे रखा था, HI डालने का, कितने कार्बन है, 1 + 4 + 1 कितना होता है 6, क्या बनाएंगे, हेक्सेन, याद रहेगा। अगर ऐसे रट्टा मार के जाएंगे पेंटेन नहीं बनेगा, हेक्सेन बनते, फिर घूमते रह जाएंगे सारे के सारे। चलो आ जाएंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, वो आपको बोल रहा है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। उसने आपको ये भी पूछा है कि बताओ हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या रहेगा अल्फा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस के लिए, ठीक है। चलिए देखेंगे सारे के सारे, इसको देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे अपन लोग सारे के सारे। थर्ड क्वेश्चन को वो बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबको पता है कि जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं
उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस को स्टडी कर रहे हैं। देखेंगे ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे निकालने का बस अपना वाले सिस्टम। चलो HOH इधर आया, ठीक है, फिर से HOH, पता है ना अपना सिस्टम याद किया करवाया था, HOH फिर चेंज कर देते OHH, फिर से HOH वही वाला सिस्टम था। ग्लूकोज फ्रुक्टोज वाला वही सिस्टम है, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। देखो HOH समझ जाओ, यहाँ पे OH है, फिर से HOH, फिर ऊपर में क्या आएगा OHH, फिर से क्या आएगा HOH, लेकिन अब यहाँ पे आता है CH2OH, ठीक है, क्योंकि फ्रुक्टोज है भाई, इसका नाम क्या है, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ठीक है। नंबरिंग देखो जरा कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये होता है 6, यहाँ पे क्या आएगा CH2OH। समझ गया है सबको फ्रुक्टोफ्यूरानोस का कैसे निकालेंगे, पहले ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, कैसे करेंगे देखो ज़रा, HOH OHH HOH बिल्कुल वही पैटर्न है, नीचे HOH निकाला, यहाँ पे OH समझ लो, फिर से HOH, फिर अब क्या होगा OHH, अब यहाँ पे चेंज हो रहा है CH2OH और H आ रहा है। डन गाइस, लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर माल्टोस। अपन को हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर माल्टोस देखने का है, ठीक है, चलो देखेंगे इसको भी। उसी क्वेश्चन का पार्ट है, थर्ड वाले का ही, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ माल्टोस। देखो रे देखो क्या करने का, सबको पता है माल्टोस में क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि माल्टोस में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, कौन सी दो चीज़ें, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज और साथ ही साथ उसमें होता है अल्फा डी ग्लूकोज, याद है ना जब भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ा था, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, याद है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के वक्त बताया था, बस उसी चीज़ का अपन को यूज़ करने का है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को निकालने से पहले अपने ट्रिक को यूज़ करेंगे। अपना ट्रिक क्या कहता है ज़रा याद रखने का, कुछ इसी तरीके से था अपना ट्रिक, कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही था भाई, ऐसा ही था, HOH था, HOH OHH HOH, यहाँ पे था CH2OH, यहाँ पे था HOH। अगर आपको याद होगा ना तो अपना स्ट्रक्चर कुछ इसी फॉर्म में था, ठीक है। कैसे बताया था मैंने, याद करो, HOH फिर OHH फिर से HOH, कैसे याद रखने का, HOH OHH CH2OH याद रहेगा सबको। अपना सिस्टम एक ही है, वही सिस्टम को अपनाने का। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो ग्लूकोज है, बस ऐसे ही ग्लूकोज को देखने का, यहाँ पे ग्लूकोपायरानोज भी चलता था, ठीक है। चलो क्या करेंगे देखना ज़रा, इसमें सबको नंबरिंग देते आता है, ये है 1 2 3 4 5 6, इसको अपन ये भी 6 बोल सकते हैं, ठीक है। देखेंगे कैसे करेंगे, बस इसी को अपन ने ड्रॉ किया। कितने मेंबर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है। ये इससे इजी टेक्निक कोई नहीं बताने वाला। आधे लोग आपको बोलेंगे रट्टा मार लो इसको, बट आप नहीं रट्टा मार पाओगे। वो OH है ना, H और OH वो सपने में भी दिखता है, इतना कंफ्यूज करता है ना, बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन ये ट्रिक अगर आ गया ना तो सब आ जाएगा। टोटल कितने मेंबर है, 6, कुछ भी नहीं रहे, 6 मेंबर ड्रॉ करने का। कर दिया 6 मेंबर को ड्रॉ, कर दिया भाई, कर दिया। यहाँ पे भी 6 मेंबर को ड्रॉ कर देने का। अब आधे लोग क्या करते हैं ना, ये ऑक्सीजन को घुमा डालते हैं। ऑक्सीजन को अगर घुमाए ना तो ये ऑक्सीजन भी तुमको घुमा देगा। ऑक्सीजन को हमेशा यहीं पे रखने का, सुनना पड़ेगा भाई, केमिस्ट्री है ये, ठीक है। सबको क्या करने का, डंडी चिपका देने का। चिपका दी भाई, डंडी चिपका दी, हर किसी को चिपका दी।
और क्या करने का, सबको पता है, नंबरिंग हमेशा कौन सी साइड से देते हैं, राइट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चिपका दी डंडे। चलो ठीक है, हो गया अपना काम। यहाँ पे टोटल मैंने 6 मेंबर की क्यों रिंग ड्रॉ किए, क्योंकि टोटल नंबर कितने आए, 6। ठीक है, चलो अब अपना सिस्टम क्या कहता है, अपना सिस्टम भाई ये कहता है सबको अपनी कसम याद रखनी है। मैंने पहले ही बताया था, ये कसम अगर 3 कसम याद हो गई पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा ऊपर रखने का, पहली कसम। लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे के सारे कहाँ पे रखेंगे, ऊपर, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में। सेकंड कसम क्या थी, बोलो जल्दी से, सेकंड कसम क्या थी, राइट हैंड साइड वाले कहाँ पे रखेंगे, राइट हैंड साइड वाले हमेशा कहाँ पे रखेंगे, नीचे। और ये जो CH2OH ग्रुप है ना नीचे वाला, उसको हमेशा कहाँ पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं। सबको, जिसको ये 3 कसम याद है ना, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर यूँ कर लेगा। 1 महीने के लिए कसम याद रखो, फिर भूल जाना। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा ऊपर, राइट हैंड साइड वाला हमेशा नीचे, नीचे वाला CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर, याद है ना। आ जाओ रे, आ जाओ। फर्स्ट पे देखो, लेफ्ट में क्या है, H, ऊपर क्या आएगा, H, नीचे क्या आएगा, OH, क्योंकि OH राइट में है। यहाँ पे भी देखो वैसे ही करने का, यहाँ पे भी लेफ्ट में क्या है, H, ऊपर आएगा, राइट में क्या है, OH, नीचे आएगा। चलो सेकंड पे आ जाओ, ये भी है सेकंड, ये भी है सेकंड, ये भी है सेकंड। लेफ्ट में क्या है, H, राइट में क्या है, OH, लेफ्ट में क्या है, H, राइट में क्या है, OH, सेम ही है। अब थर्ड पे आएंगे, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड। लेफ्ट में क्या है, OH, लेफ्ट वाला हमेशा कहाँ पे जाएगा, ऊपर, राइट वाला नीचे, एज इट इज़ लिखने का। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे जिसको ये समझ में आ गया ना उसको इतना मज़ा आता है ना, मेरे को तो इतना मज़ा आता है। ये डायग्राम मेरे को किसी ने बोला ना तो मैं 1 सेकंड में सारे के सारे डायग्राम निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना मज़ा आता है डायग्राम निकालने में, क्योंकि मुझे वो ट्रिक पता है। जिसको ये ट्रिक आ जाए ना, वो उसको कोई भी डायग्राम ला के दिखाओ, यूँ 2 मिनट 1 सेकंड के अंदर मैं डायग्राम ड्रॉ करके दे दूंगी, क्योंकि इतना मज़ा आता है ना इसको करने में, इतना मज़ा आता है। फोर्थ वाला, लेफ्ट में क्या है, H, ऊपर, राइट वाला कहाँ पे जाता है, नीचे जाता है, एज इट इज़ लिख दिया रे, समझ गया ना। चलो ठीक है गाइस, अब अपन लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ वाले पे आ जाओ। अब यहाँ पे तो आप लोग सोचेंगे कि अब कहानी में ट्विस्ट आया, फिफ्थ में क्या करेंगे, क्या करेंगे, याद रखने का वो भी अपने पास है कसम। हमेशा CH2OH ग्रुप को कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे ना, हमेशा CH2OH ग्रुप को कहाँ पे रखेंगे, ऊपर। नंबरिंग देते वक्त ध्यान रखना, ये 1 है ना, ये 1। क्या क्या याद रखने का, लेफ्ट वाला हमेशा ऊपर, राइट वाला हमेशा नीचे, CH2OH ग्रुप लास्ट वाला हमेशा ऊपर। ऑक्सीजन हमेशा यही से लिखने का। अगर इस ऑक्सीजन को घुमाने की कोशिश की तो ये ऑक्सीजन तुमको पूरा घुमा देगा पेपर के अंदर में, ठीक है। इसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, डंडा निकाल देने का, बॉन्ड बना देने का, नंबरिंग हमेशा यही से देने का। अगर नंबरिंग और कहीं से दी ना तो ये नंबरिंग भी तुमको घुमा देगी। आगे बढ़ेंगे, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैम ये बार बार इस स्ट्रक्चर को काय को निकाला, तो सुनो ना रे सुनो, यहाँ पे क्या आया, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज कितने बार आए, 2 बार आए। स्ट्रक्चर भी कितने बार निकालेंगे, 2 बार। सेम स्ट्रक्चर क्यों निकाले, क्योंकि नाम ही तो है ना अल्फा डी ग्लूकोज, इसलिए सेम स्ट्रक्चर निकाले। अब सुनो क्या करने का है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होता है ना, याद रखने का, यहाँ से अपन को पानी को बाहर निकालने का है। मतलब यहाँ से अपन एक OH और यहाँ से अपन एक H को अगर बाहर निकाल देते तो कौन बाहर निकलेगा, यहाँ से पानी को बाहर निकालने का। किसको बाहर निकालेंगे भाई, पानी को बाहर करेंगे, घर के बाहर करने का, पानी को रिएक्शन के बाहर करने का। यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही बचा। तो देखो इस ऑक्सीजन को कितने अच्छे तरीके से मैंने लिखा है डिजाइन के फॉर्म में, समझ गया सबको। प्रॉमिस करो सारे के सारे मॉल्टोस का अगर स्ट्रक्चर पेपर में आ गया 2 मार्क के लिए निकाल के आएंगे, सारे के सारे प्रॉमिस करो आएंगे ना निकाल के। चलो ठीक है, अब अपन लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट लो, निकाल के आने का माल्टोस का स्ट्रक्चर, ना प्रॉमिस करूँ आ सकता है पेपर में 2 मार्क के लिए। चलो, एक्सप्लेन द D and L configuration in sugar, write the chemical reaction to convert glucose into glucose cyanohydrin। सबसे पहले पूछ रखा है कि बताओ D और L कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो देखते हैं, देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे गाइस। आई होप एवरीवन इज एंजॉइंग दिस क्लास अ लॉट, क्योंकि मैं बोरिंग वाले स्ट्रक्चर्स रटवा नहीं रही हूँ, मैं आपको ट्रिक के साथ बता रही हूँ। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर ला के दिखा दो, मैं तुमको ड्रॉ करके देती हूँ 1 सेकंड में,
क्योंकि मेरे पास है मेरी ट्रिक। 3 ही कसम याद रखी है मैंने। ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल टिप्स पे रहता है, अगर आपको वो 3 कसम याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखेंगे 4th वाले क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सुनना ज़रा। डी मतलब ये बचपन से पढ़ा होगा, डेक्स्ट्रो होता है। बचपन से तो नहीं, 10th में पढ़ा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एल मतलब क्या होता है, लेवो रोटेटरी। रोटेटरी। अब देखो मैं तुमको एक डेफिनेशन सुनाती हूँ, वो कुछ भी काम की नहीं, फिर भी सुन लो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब ऐसी थिंग जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है, ठीक है, कंपाउंड को राइट हैंड साइड में घुमाती है। अब लेवो रोटेटरी मतलब ऐसी चीज़ जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती है, उसको क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी। ये घुमाती है राइट हैंड साइड में, ये घुमाती है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में। अब आधे लोग बोलेंगे मैं भी तो घूम गया, ये क्या हो गया, मुझे कैसे याद रहेगा। सुनो, अपने पास उसके लिए भी है ट्रिक, हर चीज़ का अपने पास ट्रिक है। ये है भाई लेवो। लेवो खुद ही बोल रहा है कि मेरी स्पेलिंग में एल आता है, लेवो हो। लेफ्ट के भी स्पेलिंग में क्या आता है, एल। दोनों निकले भाई भाई, लेवो में भी आया एल, लेफ्ट में भी आया एल। अब पता चला कि लेवो रोटेटरी तो लेफ्ट हैंड साइड का भाई है, इसलिए लेवो रोटेटरी प्लेन पोलराइज लाइट को कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अब सुनो रे, अगर एक है लिवो, लिवो मतलब होता है एल, क्योंकि दोनों है भाई भाई, तो एक अगर लेफ्ट है तो दूसरा क्या रहेगा, दो ही तो डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड, ठीक है। बट इतना पढ़ने से अपना काम नहीं होगा, अपन को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे राइट हैंड साइड आया, मतलब ओ एच ग्रुप जो रहेगा, ओ एच ग्रुप कौन से साइड में प्रेजेंट रहना चाहिए, ओ एच ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। ओ एच ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे अगर राइट में है, मतलब यहाँ पे ओ एच ग्रुप कौन से साइड में रहेगा रे, लेफ्ट हैंड साइड में है। एल है, एल फॉर लिवो, एल फॉर लेमन मत बोलना, एल फॉर लेवो रोटेटरी, एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के दोनों है भाई। तो ओ एच ग्रुप को, ओ एच ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, ओ एच ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, बता दोगे। अब आधे लोग बोलेंगे हमको ये भी तो बताओ कि लिखना कैसे क्या पेपर में। तो भाई आप लोग पीडीएफ तो देखो, मैंने कितने अच्छे तरीके से दिया है आपको, जाओ थोड़ा सा देखो, अपना टाइम डालो, सब आ जाएगा। इतना मस्त तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है ना पीडीएफ में, सब कुछ आएगा। और देखो एक चीज़ बताती हूँ, प्रिंटेड नोट्स देखने का है ना, देखो रिएक्शन में नहीं फंसे ना तो फिर मुझे बताना, रिएक्शन में फंसोगे ही फंसोगे, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या घूम रहा है। केमिस्ट्री भाई घुमा देती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ जा रहा है, तो घूम जाते हैं सारे के सारे। और एक और बात, अगर प्रिंटेड के चक्कर में गए तो वो पॉइंट्स जो रहते हैं ना इतने डिफिकल्ट रहते हैं, लास्ट मोमेंट पे रट्टा मारना नहीं होता। क्योंकि अभी तुम्हारे पास दिन मुश्किल से कितने बचे, 15-16 डेज बचे, मैक्स टू मैक्स 20 डेज आर रिमेनिंग फॉर योर एग्जाम। अब 20 डेज में अगर टिपिकल लैंग्वेज रट्टा मारने जाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट यहाँ पे अगर हैंड रिटन मिल रहा है तो हैंड रिटन वाला मारो, क्योंकि मैंने पॉइंट्स अच्छे से फ्रेम किए ताकि सबको आ जाए। ये पॉइंट मैंने कहीं से कॉपी नहीं किए, सब मैंने फ्रेम किए। आई लव टू मेक द नोट्स, और बचपन से मुझे नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम ईजी लैंग्वेज में, तो वो एकदम ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। चलिए देखेंगे ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन में। ये साइनोहाइड्रिन जब नाम पढ़ते हैं ना बड़ा गुस्सा आता है, लगता है ये साइनोहाइड्रिन कहाँ से आ गया और ये है क्या चीज़। आता है ना दिमाग में क्वेश्चन, मेरा तो दिमाग में हमेशा ही आता है, बट अब नहीं आता। देखो ना, इसका नाम ही है साइनो, इसका नाम ही है हाइड्रीन। ये आपको खुद बता रहा है कि प्रोडक्ट में 2 चीज़ें आने वाली है, एक आने वाला है साइनेड, एक आने वाला है OH, क्योंकि नाम ही बता रहा है काम। पता है ना, जैसे लोगों के काम होता है वैसे उनका नाम दिया जाता है। अगर काम अच्छे तो नाम भी अच्छा, अगर काम खराब तो नाम भी खराब। वैसे रिएक्शन में भी यही वाला प्रिंसिपल अपनाया जाता है, जो नाम होता है ना उसी से उसके काम होते हैं। साइनो, साइनो मतलब क्या होता है, CN, और हाइड्रीन मतलब क्या होता है, H नहीं OH, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्लूकोज लगाने का C डबल बॉन्ड OH, फिर से देखो तुम्हारे हिसाब से चलती हूँ, CHOH 4 टाइम्स CH2OH, क्या है भाई ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज से क्या बनाने का है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन।
चलो देखेंगे इसको क्या करने का, जरा ध्यान देने का। इसके अंदर में अपन को क्या क्या डालने का है ना, इसके अंदर में अपन को डालने का है HCN, ठीक है। सबको पता है कि एल्डिहाइड है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, जरा देखो रे, इसको अपन ऐसा लिख सकते क्या, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, अच्छे से लिख दिया। देखो फिर से देखो, ये ऐसा था, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, बहुत बार बताया, बहुत बार बताया। सारे ग्लूकोज के रिएक्शन पेपर में आएंगे, एक तो आएगा, इसमें से 2 आएंगे। सुनो, ये है साइनाइड ग्रुप। अब आधे लोगों को तो यही पता नहीं रहता कि साइनाइड के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, है कि नहीं। तो सुनो, सबको प्रोटॉन पता है, H+ पता है, H+ बहुत बार पढ़ा है। ये क्या होता है भाई, प्रोटॉन होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ भाई कि हाइड्रोजन के ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, प्लस। हाइड्रोजन के ऊपर में चार्ज आएगा प्लस, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर प्लस आया तो बाजू वाले के ऊपर कौन सा आएगा, माइनस। दुनिया का रूल ही है, एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस का फ्रेंड हमेशा माइनस रहता है। अपोजिट चार्जेस ही तो एक दूसरे को लव करते हैं ना, प्लस को लव माइनस करता है, सबको पता है, और ये एग्जाम्पल तुमको पता भी है। अब सुनो इधर, अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, चार्ज कौन सा रहेगा भाई, माइनस। अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है माइनस, तो बाजू वाले के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, प्लस। चलो कुछ भी नहीं करने का, देखो रे देखो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करने का। प्लस माइनस है ऑक्सीजन, माइनस के पास हमेशा कौन जाता है, प्लस जाता है। माइनस के पास हमेशा कौन जाता है, प्लस जाता है। और प्लस के पास हमेशा कौन जाता है, माइनस जाता है। बस वही चीज़ थी, कितनी आसान थी। 2 मार्क के लिए पूछते, 3 मार्क के लिए पूछते। सुनो क्या करने का, देखना जरा इधर, ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये -A+ है, तो ये क्या बन गया भाई आपका, OH बन गया। कार्बन के पास कौन जाएगा, CN, क्यों, क्योंकि कार्बन है प्लस, CN है माइनस, गया रे भाई गया, CN गया। और जब भी CN और OH आते हैं, नाम क्या लेके आते हैं, साइनोहाइड्रिन। लो स्क्रीनशॉट। आप सुनना रे सुनना। अब अपन बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, डिफाइन अल्फा अमाइनो एसिड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन ऑफ एलानिन, हाउ आर द प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, ठीक है। सुनना जरा, आपको बोल रखा है अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है, एक बार छोटे से इसमें समझा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लिया इसका। 5th क्वेश्चन को अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अल्फा अमाइनो एसिड में आप लोग स्टडी कर रहे हो, अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है, ज़रा देखना इधर। यहाँ पे होता है NH2 ग्रुप, यहाँ पे होता है CH, R और COH। यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि COOH के अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है वो NH2 ग्रुप से अटैच है। हमेशा अब आधे लोग तो वैसे ही पता नहीं चलता ही अल्फा बीटा और गामा का क्या चक्कर है, याद रखने का। फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो, उससे जो डायरेक्टली अटैच रहता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाले भाई साहब गामा, उसके बाजू वाले कार्बन डेल्टा। लो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, सब पूरा कंसेप्चुअल है। ये COH ग्रुप है, ठीक है। इसके बाजू वाला जो कार्बन है वो क्या है भाई, अल्फा है, ठीक है ना। इससे ये NH2 ग्रुप अटैच, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड। अब नेक्स्ट बोला गया ज्विटर आयन ऑफ एलानिन, सबको पता है, अभी थोड़े पहले बताया था ज्विटर आयन। देखना जरा इधर, ज्विटर आयन को डाइपोलर आयन बोला था। क्या करते हैं भाई, एक तरफ रहता है NH2, एक तरफ रहता है COH, एक तरफ था H। यहाँ पे बताया था R, अगर R के जगह पे H आया तो ग्लाइसिन, अगर R के जगह पे CH3 आया तो क्या बोलते हैं, एलानिन, बताया था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे बोला गया है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब ही क्या होता है, डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन मतलब ही क्या होते हैं, 2 पोल। कौन से पोल है, प्लस और माइनस ही तो है। अब क्या प्लस और माइनस आ गया कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करने का। ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के यहाँ पे चिपका देने का। यहाँ पे चार्ज आया माइनस, यहाँ पे चार्ज आया प्लस, 2 चार्ज आ गए, डाइपोल आ गए। नाम क्या है, डाइपोलर आयन। उसी को क्या बोला जाता है, ज्विटर आयन। किसका है, किसका, एलानिन का। क्यों एलानिन, क्योंकि CH3 ग्रुप तो एलानिन में आता है ना, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाउ आर द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। ये तो बहुत इजी है, कर डालना, सबको पता है। सुक्रोज कैसे कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो एक जगह पे लगाने का ग्लूकोज को, एक जगह पे लगाने का फ्रुक्टोज को, और बनेगा क्या, सुक्रोज।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग किसका, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, टाइप 2 का, 3 मार्क का। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, 6th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और 6th क्वेश्चन जो आपका है वो है एक्सप्लेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, राइट अ कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कितने बार आ गया, 5th टाइम आ रहा है ये पेपर में, कितने बार आया और सबको पता चल गया अभी। कमर्शियल मेथड ऑफ ग्लूकोज कैसा होता है, स्टार्च से बनाया जाता है। 3rd या 4th टाइम आया, आई डोंट थिंक कि 5th टाइम है, बट इतने बार अगर आया है तो बढ़ के जाने का नहीं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बताएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को सुनो जरा क्या बताने का, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर ही निकाल के सुना रही हूँ, सिर्फ कहानी सुने। अपन डिस्कस कर रहे हैं गाइस 6th वाले क्वेश्चन को, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 2 घंटे में मुश्किल है, बट मैं कवर करा रही हूँ कंसेप्ट के साथ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये कहता है कि सपोज मैंने ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, CH R, C डबल बॉन्ड हो। फिर से करेंगे, देखो एक बार आपको अगर ये चीज़ पता चल जाए ना तो आप इसको बार बार ड्रॉ करने का, एक बार ये चीज़ पता चल गई फिर से इसको निकालने का, NH CH R C डबल बॉन्ड हो, पता चल गया। फिर से इसको निकाल लो, जितने बार निकालना है, जितने बार निकालना है निकालते बैठो। मैं 2 ही बार निकालती हूँ, मेरे को इतने बार निकालना पसंद नहीं है। इसको निकाला ना, इसको एज इट इज देख के छाप लेने का इधर में, समझ गया, चिपका देने का। अब सुनो क्या करने का है, अब सुनो ध्यान से क्या करने का है। ये यहाँ पे कौन सा टर्मिनल आया, नाइट्रोजन। आधे लोग क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी निकालते बैठते, ऐसा नहीं चलता। मैंने पहले ही बताया था, अपन को केमिस्ट्री के हिसाब से चलना है, केमिस्ट्री अपने हिसाब से नहीं चलने वाली। ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है भाई, लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा साइड है, ये है भाई आपका राइट हैंड साइड। जिसको ये चेन को, अब आधे लोग बोलेंगे मैम बुक में तो बहुत बड़ी चेन है, आपने तो छोटी सी निकाली। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता रे, छोटी सी चेन निकालो बड़ी चेन निकालो, है तो चेन ही ना, पैटर्न आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब सारा निकालते बैठे, बुक में 5 है तो मैं भी 5 ही निकालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे चलते रहेगा, ये निकालने का चलते रहता है, ये ऐसा बता देती हूँ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा टर्मिनल आया, एन टर्मिनल आया, एन। और राइट हैंड साइड में कौन सा टर्मिनल आया, सी टर्मिनल। ये पॉइंट बताना है, जिसने ये बताया ना उसको मार्क मिलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में एन टर्मिनल आना चाहिए क्योंकि एन पे खत्म हो रहा है, राइट हैंड साइड में सी टर्मिनल आना चाहिए क्योंकि सी पे खत्म हो रहा है। एंड दिस इज योर गाइस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, अच्छे से दे रखा है एक्सप्लेन करके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द अवेटेड पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विच इज देयर and which is commercial method for the preparation of glucose, which is very important from state board point of view and is 100% going to come in your exam, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखेंगे अपने कमर्शियल मेथड को। कमर्शियल मेथड बहुत बार आया है क्वेश्चन ना, बहुत बार, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब आधे लोग बोलेंगे बहुत बार का आया, कुछ भी बोलते क्या, तो सुनो ना, MCQ में भी आया, वेरी शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन आया, बट वो रिएक्शन नहीं पूछी गई थी, क्वेश्चन तो यही था ना भाई। सुनो देखो क्या करेंगे, पता है सबको कमर्शियल मेथड में क्या लेने का, स्टार्च, C6H10O5, भाई ये होता है स्टार्च का फॉर्मूला। एन टाइम्स ले लिया, इसके अंदर में अपन क्या डालेंगे, इसके अंदर में डालने का है H+ आयन, और एक टेम्परेचर है ये याद रखना पड़ेगा, 393 केल्विन, 223 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये थोड़ा रट्टा मारने वाला कंसेप्ट है, मार लेने का क्या जाता है। इसके अंदर में डालते हैं पानी को, हमेशा याद रखने का। सुक्रोज से अगर बनाने का है ग्लूकोज, क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है। स्टार्च से अगर बनाने का है ग्लूकोज, क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। कितनी ईजी रिएक्शन है। सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाने का है, पानी डालने का सुक्रोज के अंदर में। स्टार्च से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाने का है, पानी डालने का स्टार्च के अंदर में, ठीक है। डाल दिया भाई, पानी को डाल दिया मैंने, अपने लैंग्वेज में पानी, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वाटर। क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, C6H12O6। अब आधे लोग क्या करेंगे ना, दिमाग लगाते बैठेंगे, ये कार्बन ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, ऐसा दिमाग लगाते बैठ गए तो बैठ जाओ पेपर में, 3 घंटे पेपर नहीं होता है। याद रखने का ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है, उसकी तरफ देखना भी नहीं, लिख देने का अपना ग्लूकोज, याद रखने का फॉर्मूला, लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस देखेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि होता है 4 मार्क का, सबकी लास्ट उम्मीद, लास्ट सेक्शन डी में जो आता है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन द कार्बोहाइड्रेट विद एग्जांपल। अभी बताया था, फिर से आए ये वाला क्वेश्चन, बता देने का मोनोसैकेराइड, ओलिगो, पॉली।
ऑलिगो के 3 टाइप, डाइसैकेराइड बताया था ना, पानी डालने के बाद में 2 यूनिट में टूटेगा, ट्राइसैकेराइड पानी डालने के बाद 3 यूनिट में टूटेगा, टेट्रासैकेराइड पानी डालने के बाद में 4 यूनिट में टूटेगा। एग्जाम्पल को दे देना, दे दिया मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ सारे के सारे लास्ट क्वेश्चन में। फिर से आया कमर्शियल मेथड ऑफ ग्लूकोज, फिर से आया कमर्शियल मेथड ऑफ ग्लूकोज। कितने बार आया? 5 बार आया। एक बार कमर्शियल मेथड MCQ में आया, एक बार कमर्शियल मेथड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आया जो कि 1 मार्क के थे, एक बार आया क्वेश्चन नंबर टाइप 2 वाले क्वेश्चन में भी आया आपको, और अभी टाइप इसमें लॉन्ग आंसर में भी आया। कितने बार आया कमर्शियल मेथड? कितने बार आया? है कि नहीं? करके जाने का। सुनो क्या क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी अपन ने पढ़े हैं ना, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स करके जाने के चैप्टर से, ठीक है। सेकेंड थिंग स्ट्रक्चर्स के बाद में आपको यहाँ पे याद रखना है ग्लूकोज के सारे रिएक्शन, ग्लूकोज की प्रिपरेशन के रिएक्शन और ग्लूकोज के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस, ये सब पढ़ के जाने का। सब मतलब क्या, बुक से पढ़ेंगे? नहीं रे, नोट से पढ़ने का, क्वेश्चन बैंक से अपने, ठीक है। उसमें सब हो गया। फिर मैंने आपको बताया शुगर और बेसिस के नाम बताया था ना, DNA के लिए क्या होता है, RNA के लिए क्या होता है, वो सब पढ़ के जाने का। बस नाम ही पढ़ो, कुछ नहीं जाता। उसके बाद में आपको इस स्ट्रक्चर्स में ये सब आ जाएगा। देखो वो ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज वगैरह का भी करके जाने का। इसी में आएगा आपका भाई माल्टोज का बहुत अच्छा ट्रिक बताया मैंने, ठीक है। इसी के बाद एक सेपरेट क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, वैसे तो इसमें आता है लेकिन ये आएगा पेपर में, मार्क्स दे के जाएगा। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये इसी का पार्ट था, बट मैंने उसके अंदर में नहीं बताया क्योंकि ये क्वेश्चन आके रहेगा। और लास्ट में आपका पेप्टाइड बॉन्ड का डेफिनेशन। जिन लोगों ने इतना कर लिया ना, उनको 4 में से 4 मार्क मिलेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया पेपर का खतरनाक वाला, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। अब अपन देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को, लॉन्ग आंसर के। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है बताओ भाई मोनोसैकेराइड क्या होता है। सबको पता है, बेचारा मोनो है, बेचारा सिंगल है हम सबके जैसा। अब सिंगल को तोड़ा जा सकता है क्यों नहीं? तो आप उसमें कितना भी पानी डालेंगे तो क्या वो हाइड्रोलाइज होगा? क्या वो कुछ यूनिट में टूटेगा? नहीं टूटेगा ना, बेचारा सिंगल है, मोनो है हम सबके जैसा। अब देखेंगे कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। मैं तुमको फिर से कराती हूँ, सुनो क्या करने का। C6H10O5 क्या है भाई? ये स्टार्च। कमर्शियल मेथड अगर पेपर में आया, मुंह पे आना चाहिए, टिप पे रहना चाहिए, स्टार्च। क्या डालेंगे? स्टार्च के अंदर में क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। क्या क्या लेंगे? H+, 393 केल्विन, 223 एटमॉस्फेयर प्रेशर। सुनो ये कंडीशन है ना, याद नहीं रहती है, पता है मुझे, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे रहते हैं अगर वो पेपर में आने वाले हैं तो पूरे मार्क्स देके जाएंगे। अगर ये कंडीशन को रट्टा मार लोगे तो प्लीज़ ये कंडीशन को रट्टा मार लो। 393 केल्विन, 223 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नहीं मारोगे आधा मार्क कटेगा, क्योंकि पेपर में आके रहेगी ये। स्टार्च से क्या बनता है भाई? इसकी तरफ देखने का भी नहीं। ग्लूकोज C6H12O6 क्या रहेगा भाई? ग्लूकोज रहेगा। बाकी सब छोड़ देने का, क्या बनने वाला है। ये भी एन था, ये भी एन था, ये भी एन टाइम्स बनता है, ठीक है। चलो लास्ट में उसने आपको बोला है पायरेन का स्ट्रक्चर बताओ। कैसा रहता है भाई पायरेन का स्ट्रक्चर? देखो रे देखो, पायरेन बेंजीन जैसा ही रहता है, बस ऑक्सीजन लगा देते हैं, पायरेन, ठीक है। ओके खत्म होता है यहाँ पे अपना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन बैंक। आई होप सबको बहुत मज़ा आया हो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट विथ ऑल दी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स एंड ऑल। कुछ लोग तो आर्टिस्ट भी रहते हैं, वो लोग स्ट्रक्चर्स एकदम अच्छे से निकालते हैं। आर्टिस्ट लोग भी सारे के सारे सुनो प्लीज़, इस वीडियो को छोड़ना मत, मतलब इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से करके जाओ। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए वो भी सारे के सारे करके जाने का। PDF में एक पेज सेकंड नंबर पे है, सेकंड पेज नंबर वो एक्स्ट्रा दिखेगा, और वो पेज पे मैंने बताया है वो सारे क्वेश्चंस जो आने के चांसेस है। अच्छे से करके जाने का सारे के सारे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट तो बनता ही है इतने अच्छे वीडियो के लिए। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।